BPCT 173 का ब्लॉक 4 है ये, कल्याण एवं मनोविज्ञान। ठीक है, तो इसका यूनिट 9 है पहला हमारा, शारीरिक रोग और उनके अनुभव। इसका पहला पार्ट है कि शारीरिक जो रोग होते हैं वो कैसे होते हैं और वो हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे क्या असर करते हैं, और इससे हमारे खान पीन से कैसे ये रिलेट है। मतलब हमारी जो खाने पीने का तौर तरीका है और जो हमारा खाना पीना है, यानी कि जिस टाइप का हम खाना खाते हैं, उससे ये कैसे रिलेट करता है। इसका आपका टॉपिक आ रहा है भोजन, आहार, मोटापे से संबंधित बीमारियां, यानी खान पीन और फैट, मोटापे से जुड़ी जो जो बीमारियां होती हैं। और दूसरा पॉइंट हमारा आता है यौन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, यानी सेक्सुअल रिलेशनशिप से जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती है, जितनी भी समस्याएं होती है, वो हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे जो असर डालती है उसके बारे में। तो पहला टॉपिक है हमारा भोजन, आहार, मोटापे। ठीक है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि खाना जो है हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जीवित रहने के लिए ह्यूमन बींग्स को सांस लेना ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है ना, इसी तरह से भोजन भी ज़रूरी है। ठीक है, तो भोजन किस टाइप के होते हैं, है ना, किस टाइप का भोजन हमारे शरीर के लिए हेल्दी होता है, और हमारी बॉडी जो है किस टाइप के खाने को बहुत जल्दी पचा लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो भोजन के मुख्य 5 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 5। पहला कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन और खनिज। तो पहला हम देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, यानी कि शर्करा का गठन करती है ये दोनों सरल, जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, इस चीज़ का ये बॉडी में ये रिलीज़ करती है, ये केमिकल रिलीज़ करती है, रसायन, जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी में रखती है, यानी कि हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करती है। कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत होते हैं, यानी इनमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हमारे गेहूँ, आलू और मक्का। फिर हमारा आता है दूसरा लिपिड। लिपिड में हमारा आ जाता है कोलेस्ट्रॉल, वसा। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल दिया गया, ये हमारी बॉडी में भी ऊर्जा का ही काम करती है, एनर्जी का काम करती है। इसके एग्जाम्पल में दिया गया है मक्खन, खाना पकाने वाले तेल, यानी जितनी भी ऑयली पदार्थ है वो हमारे लिपिड में आ जाती है। दूसरा है हमारा प्रोटीन। प्रोटीनों में आता है अमीनो एसिड से बने होते हैं, जो कि जैविक अणु होते हैं, और ये हमारे विकास के साथ साथ मुख्य रूप से कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब हमारी बॉडी में एनर्जी देते हैं, जिसकी हेल्प से हम अच्छे से कोई भी काम को संपन्न कर सकते हैं और हमारी बॉडी एनर्जी में रहती है। इसके कुछ एग्जाम्पल में आता है हमारा दूध, अंडे, मछली, मतलब दूध से बनी हुई प्रोडक्ट आ जाते हैं हमारे, दूध, पनीर वगैरह, और मांसाहारी प्रोडक्ट यानी कि अंडे, मछली, चिकन, चर्बी से रिलेटेड। ठीक है, फिर आता है विटामिन। तो विटामिन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आपको पता होगा, ए, बी, सी विटामिन, डी विटामिन, ई विटामिन, के भी होते हैं। ये सब हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी भी एक विटामिन की कमी बॉडी में हो जाती है तो इंसान क्या होता है, वीक हो जाता है। जैसे कि अगर कभी कभी आप देखोगे कि डॉक्टर भी, आपकी कुछ हेल्थ इशू है तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि आप विटामिन डी लो, आपके अंदर विटामिन सी की कमी है, कैप्सूल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिसको, जो धूप में बहुत कम निकलते हैं। कुछ बच्चों में ज़्यादातर ना विटामिन डी की कमी होती है, क्योंकि वो ज़्यादातर स्किन से जुड़े रहते हैं, है ना, स्क्रीन से जुड़े रहते हैं, टीवी, मोबाइल, वीडियो गेम्स, इन सब से उनका ज़्यादा लगाव रहता है, तो वो कमरे में बंद होकर के ये सब चीज़ें देखते हैं, है ना। और हम लोगों के टाइम क्या था, जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग खेलने कूदने, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, या फिर जो भी चीज़ें होती है बाहर जाकर ग्रुप में खेलते थे। ठीक है, तो हमको विटामिन डी भी मिलती, तो हम लोग इनके मुकाबले कम बीमार हुआ करते थे। तो वही चीज़ें हैं कि किसी भी विटामिन को ज़्यादा मात्रा में लेने से भी बॉडी में प्रॉब्लम होने लगती है, और कम मात्रा होने से भी हमें हानि होती है। तो ये हार्मोन के उत्पादन में भी भूमिका निभाते हैं। मतलब हमारी जो जितनी भी हार्मोन्स होते हैं उनको बैलेंस बनाने में भी विटामिन बहुत बड़ा योगदान देती है। विटामिन वसा में घुलनशील हो सकते हैं। मतलब कुछ विटामिन जो होते हैं, यानी कि विटामिन सी, जस्ट फॉर एग्जांपल आप ले लो, जैसे कि नींबू हो गया। नींबू का रस आप अगर पानी में निचोड़ोगे, एक गिलास पानी में नींबू का रस डालोगे, तो वो नींबू का जो बिया होता है उसकी तरह नहीं दिखेगा, वो एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, पानी में घुलनशील हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह संतरे का जूस आप डालोगे, वो भी एकदम लिक्विड की तरह मिल जाएगा। टमाटर, वो भी एकदम मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब हमारे कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो घुलनशील होते हैं वसा में, जैसे विटामिन ए, डी, ई और के, और वे पानी में घुलनशील हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? ए, डी, ई और के।
जैसे विटामिन बी और सी जो थोड़ी मात्रा में बॉडी में जाते हैं और ज़्यादा मात्रा में बॉडी से बाहर आते हैं। और इसके अतिरिक्त विटामिन बी में हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, पोल्ट्री आते हैं, समुद्री भोजन आता है, जैसे मछलियाँ हो गई, ये सब समुद्र में मिलती है ना, ठीक है, या फिर कुछ नमक हो गया, ये सब चीज़ें, अंडे, पत्तेदार सब्जियाँ, ये सब चीज़ें हो गई। फिर आता है विटामिन सी, यानी विटामिन सी में हमारी खट्टी चीज़ें हो गई, नींबू हो गया, संतरे का रस हो गया, टमाटर हो गया, ठीक है, जितनी भी सब्जी और फ्रूट्स जो खट्टे होते हैं ना, हमारा कीवी हो गया, ये सब हमारा विटामिन सी में आ गया। फिर विटामिन डी, दूध, मछली, अंडे, इन सब में विटामिन डी पाया जाता है। जो भी चीज़ें, जो भी जानवर जो है धूप वाली एरिया में रहता है, जैसे गाय वगैरह हो गया, है ना, तो ये इन सब में फिश भी तो वहाँ हमारी धूप में रहती है, जहाँ भी उनको पाला जाता है, पानी तो धूप के एरिया में रहता है ना, तो वहाँ पे हमारी मछलियों में भी विटामिन डी पाया जाता है। फिर विटामिन ई हमारे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, मक्खन, टमाटर, इन सब चीज़ों में पाया जाता है। विटामिन के हमारी अभी विंटर सीजन में जो भी चीज़ें आती हैं, फूल गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, सोयाबीन हो गया, पालक हो गया, ठीक है, इन सब में पाया जाता है। फिर हमारा आता है खनिज, बाकी चीज़ें तो हमने उनके बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन हमारी जो एक साबुत चीज़ें होती हैं, जैसे आपका हो गया चना हो गया, है ना, मूंग हो गया, ये सब जो अंकुरित थे, जिसको हम अंकुरित कर सकते हैं, और हमारी जैसे राजमा हो गया, है ना, छोले हो गए, ये सब चीज़ें जो हमारी होती है साबुत होती हैं। खनिज में क्या क्या आता है? कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, आयरन और आयोडीन और जस्ता भी हमारे खनिज में आते हैं, जो कि प्रकृति में अजैविक है। ये शारीरिक क्रिया और विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। कैल्शियम के स्रोत में दूध और दूध से बने उत्पाद, यानी दूध से बने हुए पदार्थ, हमारी फलियां, पत्तेदार सब्जियां, ये सब चीज़ आती है। फास्फोरस में हमारी नट्स, रागरी, बाजरा आता है, दूध आता है, ये सब चीज़ आती है। पोटेशियम में हमारा केला आता है, शकरकंदी यानी स्वीट पोटैटो आता है, ठीक है, जो सिंचन में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। हमारे डोरेमोन भी शिजुका को बहुत ज़्यादा शकरकंदी पसंद है, ठीक है। मटर आता है, मशरूम आता है, ये सब हमारे पोटेशियम के स्रोत है। फिर सोडियम में हमारा अजवाइन आता है, दूध आता है, और लोहा यानी कि आयरन हमारा अंडे में होता है, यकृत, इन सब चीज़ों में पाया जाता है। आयोडीन युक्त भी चीज़ खानी चाहिए, तो वो होता है हमारा समुद्री भोजन। आयोडीन नमक हो गया, ठीक है। और जस्ता हमारा सीप में मिलता है, मुर्गी में मिलता है, और साबुत अनाज में मिलता है, ठीक है, वही जैसे बीन्स वगैरह हो गया। हालांकि एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो हमारा है फाइबर भी हमारी बॉडी की जो खाने होती है, उसकी पचाने की जो प्रक्रियाएं होती है, उसमें बहुत ज़्यादा पाचन प्रक्रिया में मदद करती है, ठीक है। इसमें हमारा आता है पोषक तत्व के रूप में नहीं माना जाता है, लेकिन इसके अंदर हमारा आता है ओटमील, ठीक है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा डाइट में यूज होता है। ओटमील, फलियां, सेब, जामुन, नाशपाती, ये सब फाइबर में आते हैं। तो ये हमारी खान पीन की बात होगी कि किस किस टाइप का खाना हमारी बॉडी को चाहिए होता है, हमारे शरीर को चाहिए होता है एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए। फिर भोजन खरीदने और खाने की आदतों को प्रबंधित करने और नियंत्रित करने की क्षमता। तो ये क्या चीज़ है? ये बात कर रहा है हमारे खान पान को स्वस्थ रखने के लिए, हमारे बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए किस तरह का खाना आपको खाना चाहिए। तो बेसिकली खाना दो तरह का होता है, एक होता है हेल्दी फूड, एक होता है अनहेल्दी फूड। हेल्दी फूड में हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट, है ना, आयोडीन वगैरह, जो भी अभी हमने ऊपर चीज़ बात की, वो सब हमारा हेल्दी फूड में आता है। और अनहेल्दी फूड यहीं आ गया, ज़्यादा ऑयली चीज़ें हो गए, बटर वगैरह की चीज़ें हो गए, पाव भाजी, फ्रेंच फ्राइज़, है ना, मिक्सचर, बिस्किट, दालमोठ, है ना, चॉकलेट्स, जो भी चीज़ें पैक होती हैं, अनहेल्दी हो गया, ठीक है। ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक वगैरह या पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सब का सेवन करने से इंसान अनहेल्दी होने लगता है। अब इसमें दो कहावत भी, आपका जैसा आहार वैसा व्यवहार, जैसा अन्न वैसा मन, यानी कि इंसान जैसा खाना खाता है वैसा ही उसका हेल्थ भी हो जाता है। अगर आप हेल्दी खाना खाओगे तो आपकी जो फिज़िकल और मेंटल दोनों हेल्थ जो है अच्छी बनी रहेंगी, आप बॉडी में एनर्जी महसूस करोगे, ठीक है। और अनहेल्दी फूड खाने से हमें
नींद की कमी महसूस होती है, बहुत आलस आता है ना, चिड़चिड़ापन होता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है उसको जिस टाइप की नीड होती है, जिस टाइप का उसको खाना चाहिए, जिस टाइप का प्रोटीन चाहिए है ना, वो उसको सही मात्रा में नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस होने लगते हैं और हमारा हेल्थ भी ख़राब होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर चिड़चिड़ापन, एनजाइटी, स्ट्रेस है ना, हेयर फॉल, स्किन डिसीज़ होने लगती है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है, नेल्स किसी का देखो कि वो ख़राब होने लगता है, जल्दी टूटने लगता है। तो इस तरह की बहुत सारी हमारी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से फैट भी होता है, यानी कि मोटापा, जो हमारा पूरा टॉपिक है, ये जो यूनिट है यूनिट 9, तो मोटापा भी क्या है, अनहेल्दी फूड खाने से होता है। और डेयरी प्रोडक्ट भी आप ज़्यादा अगर यूज करो, कोई प्रोटीन वाली चीज़ भी है या कुछ हेल्दी फूड भी है, फास्फोरस वगैरह, पर उसको आप ज़्यादा मात्रा में यूज करोगे तो उसकी वजह से भी आपको हेल्थ इशू हो सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि इससे फैट से रिलेटेड क्या क्या बीमारी हो सकती है आपको। तो आपको डायबिटीज़ हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट डिसीज़ हो सकती है, यानी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, है ना, लीवर आपका डैमेज हो सकता है ज़्यादा जंक फूड वगैरह खाने से, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह खाने से, ठीक है। और हमारा एक फैट वाला एक और बीमारी आता है, डायबिटीज़ हो गया हमारा, एक सेकेंड, अस्थमा से रिलेटेड भी बीमारी हो सकते हैं, और हमारा कैंसर, टीबी, है ना, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बीमारियां भी है और बड़ी बीमारियां भी है, ठीक है, क्योंकि दोनों हमारी हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है। और इनसे, इस बीमारी से भी और बड़ी वाली बीमारी भी बन सकती है, जैसे कि डायबिटीज़, ये आजकल हर लोगों में पाया जाता है, ठीक है। ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाता है। तो ग्लूकोज ज़रूरी है बॉडी के लिए, ठीक है, पर उसकी मात्रा भी बढ़ने की वजह से, जैसे चीनी ज़रूरी है, चीनी हमारे टेस्ट को बढ़ाता है, मिठास का काम करता है हमारे खाने में, लेकिन वो अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो हमें डायबिटीज़ हो सकता है, शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है ना। उसी तरह से नमक है, अगर आप टेस्ट के अनुसार डाल दो तो सही है, अगर ज़्यादा डालोगे तो आपका खाने का पूरा टेस्ट जो है ख़राब हो सकता है। तो इसी तरह से हमारी बीमारियाँ भी है खाने से जुड़ी, जो अगर आप किसी भी फूड को अच्छे से खाओगे, अच्छे से डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्टिव फूड होगा, तो आपकी हेल्थ को अच्छा बनाने में आपकी मदद करेगा, जिससे आपकी एज भी अच्छी रहेगी, आपके फेस पे अलग सा ग्लो रहेगा। वहीं हम अनहेल्दी फूड खाएंगे तो सारी चीज़ें जो हो जाएंगी हमारी नकारात्मक हो जाएगी, और ये हमारे बिहेवियर पे भी असर करती है। जैसे कि हमने बताया, नींद की कमी भी होने लगती है, स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी होता है, ठीक है, चिड़चिड़ापन आता है, आलस आता है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, हमेशा मन करता है कि बस कुछ अच्छा खा ले, या फिर पेट भरा भरा सा महसूस होता है ना। और जंक फूड से समटाइम्स बहुत ज़्यादा भूख भी लगती है, जैसे और ज़्यादा जंक फूड, और ये ना जंक फूड जितना आप खाओगे वो आपको डोपामिन रिलीज़ करेगा। डोपामिन एक केमिकल है, एक रसायन है जो हमारे ब्रेन में होता है, इसको खुशी हार्मोन भी कहते हैं, खुशी का हार्मोन, हैप्पी हार्मोन, ठीक है। ये हमारे माइंड में, ब्रेन में इतना ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है जिससे हम एक ही एक्शन या एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने की कोशिश करते हैं। तो ये ज़्यादातर ऐसी चीज़ों में आपको एक्साइटमेंट लाने की कोशिश करता है जो आपके लिए अनहेल्दी है, ठीक है। तो ये हमने खाने से रिलेटेड बीमारियों के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं मोटापे से विभिन्न कारक जुड़े हो सकते हैं। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया अभी, ठीक है, कि मोटापे से जुड़ी क्या क्या बीमारियां होती है, ये हमारी आंत को कैसे प्रभावित करती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे घात करती है ना। फिर आता है हमारे मोटापा जो है हमारा, वो समटाइम्स जेनेटिक भी होता है। जेनेटिक मतलब क्या होता है कि आपके माता पिता के थ्रू आपके अंदर आया है, जीन्स के थ्रू, या आपके फैमिली में किसी को हो तो उसके थ्रू आपके अंदर भी आया है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो भी मोटा है वो ज़्यादा खाना खाता है या फिर वो बचपन से ही मोटा है, हो सकता है उसके अंदर जेनेटिक चीज़ें भी हों। फिर आता है प्रत्येक व्यक्ति के पास एक चयापचय सेट पॉइंट होता है, जो अलग अलग अंतर मौजूद होते हैं। अच्छा, ठीक है, पर्यावरणीय भी होता है, ठीक है। कोई लोग जो है मतलब जेनेटिक भी नहीं होते हैं, मतलब माता पिता के थ्रू भी नहीं आता और वो ज़्यादा भोजन भी नहीं खाते, लेकिन उनकी बॉडी नेचुरली वैसी होती है, ठीक है, वो बचपन से ही हल्के फिट फाट होते हैं, हेल्दी टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है हर मोटा इंसान बहुत ज़्यादा खाना खाता है या वो बीमारी का ही शिकार है। हाँ, ये है आपकी उम्र के अकॉर्डिंग ज़्यादा आपका वेट है, या फिर आपकी एज, या फिर आपकी जो हाइट है उससे ज़्यादा अगर वेट है या कम वेट है, तो ये आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा बुरा असर डाल सकता है। फिर आता है तनाव भी मोटापे के लिए उत्तरदायी है। समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, इसकी वजह से भी मोटापा होता है, और
समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा मोटे होते हो या आपका वेट आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से भी स्ट्रेस होता है। मतलब दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस की वजह से भी मोटापा होता है और मोटापे की वजह से भी स्ट्रेस होता है कि मैं इतना मोटा हो गया या मैं इतनी मोटी हो गई, ठीक है, लोग मुझ पे हंसेंगे, ये सब चीज़ें होने लगती है। तो इसके बारे में हम समझ लिए। हाँ, अब इससे जुड़ी हुई कुछ सीरियस डिजीज़ देख लेते हैं, यानी थोड़ी जो खतरनाक टाइप की बीमारियाँ होती हैं मोटापे से रिलेटेड, उसके बारे में जान लेते हैं। पीका। पीका में उन वस्तुओं का उपयोग सम्मिलित है जो अखाद्य है और जिनमें कोई पोषण मूल्य नहीं है। जैसे कि हो गया, उदाहरण के लिए हो गया हमारा बाल यानी कि हेयर, है ना। इसमें मतलब अनहेल्दी टाइप की फूड हो गया आपका, ये सब जो हमारे खाने से जुड़ी हुई नहीं है, जैसे कि अनहेल्दी फूड हो गया, पिज्ज़ा वगैरह, बर्गर हो गया, है ना, चीज़ हो गया, है ना। फिर आता है जुगाली विकार। सॉरी, पीका का मतलब खाने से रिलेटेड बीमारी हुआ, खाना नहीं हुआ, यानी कि आपका हेयर फॉल होना, है ना, नेल्स आपका जो नाखून है इसका टूटना या खुरदुरा हो जाना, येलो पड़ जाना, है ना, इन सब टाइप की बीमारियाँ होती है। फिर आता है जुगाली विकार। ये डिसऑर्डर का नाम है इंग्लिश में रूमिनेशन। ये कम से कम 1 महीने के लिए नियमित रिगर्जिटेशन निगला हुआ भोजन बाहर लाना है, यानी कि आप जो भी भोजन खाते हो उस चीज़ को बाहर निकाल देता है ना, वोमिट के थ्रू या किसी भी तरह। फिर आता है परहेज, प्रतिबंधित भोजन सेवन विकार। इस विकार को पहले चयनात्मक भोजन विकार के रूप में जाना जाता था और इसमें भोजन की मात्रा तथा प्रकार भी लिमिटेड होती थी, यानी सीमित मात्रा में आपको दिया जाता था। एनोरेक्सिया से ये अलग किया जा सकता है क्योंकि व्यक्ति को अपने शरीर के आकार और आकार से संबंधित किसी भी चिंता या संकट का अनुभव नहीं होता है कि आपका वेट कैसा है, आपका शरीर कैसा है, इससे रिलेटेड आपको कोई भी टेंशन नहीं होता है। इसलिए ये एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा इन सबसे अलग है। अच्छा, ईटिंग डिसऑर्डर में हमारी 3 तो ईटिंग डिसऑर्डर आती है, ठीक है, जो कि खाने से रिलेटेड बीमारी है हमारी। तो ये होता है हमारा एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा और आता है अधिक खाना। एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है, जिन लोगों ने बीपीसीसी 133 पढ़ा होगा, जो है हमारा मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं उनके बारे में है, डिसऑर्डर्स के बारे में, तो उनको पता होगा कि ये ईटिंग डिसऑर्डर एक्चुअल में होता क्या है। और जिनको नहीं पता तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या होता है ना, भोजन अधिक खाने की वजह से हमारा वजन या फिर कम खाने की वजह से हमारा वजन जो है बढ़ जाता है या बहुत कम हो जाता है। किसी की ऊंचाई, आयु और कद के अनुसार उसके वजन के रख रखाव में कठिनाई होना सम्मिलित है। आपकी उम्र के हिसाब से या आपके वजन के आपके हाइट के हिसाब से अगर आपका वजन नहीं है तो इसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा व्यक्ति की शारीरिक छवि भी विकृत होती है। अच्छा, ईटिंग डिसऑर्डर जो है ये ज़्यादातर लड़कियों में आपको पाया जाता है, जैसे कि आपकी कुछ एक्ट्रेस हो गई, टीवी एक्ट्रेस होगी, है ना, या रियल लाइफ में भी आप किसी को देखोगे। कुछ लोग होते हैं अपनी बॉडी से ना इतनी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं ना कि अलग अलग तरीके से खुद को पतला स्लिम करना चाहते हैं ना, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे कुछ लोग या बहुत ज़्यादा वेट उठाना चालू कर देंगे जिसकी वजह से वो पतले हो जाए, बहुत हेवी काम करेंगे, ठीक है, हालांकि उनकी उम्र नहीं है वैसी या उनमें क्षमता नहीं है, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती करेंगे। फिर आता है हमारा आता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बुलिमिया नर्वसा, जिसमें ठूस ठूस कर यानी कि ज़बरदस्ती वो खाना खाते हैं और फिर उसको अलग तरीके से उल्टी कर कर या फिर बहुत सारी ऐसी मेडिसिन लेकर के अपने खाना को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं ताकि वो मोटे ना हो। उनका पेट भी बढ़ गया, खाना उन्होंने ज़बरदस्ती खा लिया, बॉडी में चला गया, अब उसको ज़बरदस्ती वो बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और समटाइम्स ये डिसीज़, ये जो बीमारियाँ ये इतनी हाई लेवल की हो जाती है ना कुछ लोगों में कि वो लोग ग्लास यानी कि शीशा, कांच का टुकड़ा करके भी उसको पानी के साथ पी जाते हैं, यानी अपने गले को पूरी बुरी तरीके से काट लेते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा पेन भी होता है, इसलिए काटते हैं ताकि वो दोबारा खा ना पाए और उनका वेट ना बढ़े, ठीक है। तो समझ रहे हो ना कितनी खतरनाक टाइप की बीमारियां होती है। फिर आता है अधिक खाने का विकार। अधिक खाने में ये होता है कि इंसान अगर आप मेज पर बैठे खाने के लिए, टेबल पर बैठे, आपके पास खाना है, बहुत सारा खाना है, आप दिन भर बातें करते हो कि नहीं यार अब से मेरे को वेट
कम करना है ना, हेल्दी खाना खाना है, दिस डैट। और जब खाना मिलता है इंसान बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है, ज़बरदस्ती अपना पेट फाड़ फाड़ के खा लेता है, और बाद में उसको पछतावा होता है, बाद में वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। वो सोचता है कि यार यार मुझे नहीं खाना चाहिए, अपराध बोध होता है, उन्हें लगता है कि यार मैंने कितना बुरा कर दिया है ना। और अक्सर जल्दी जल्दी खाते हैं ये लोग, एकदम हड़बड़ा के खा लेते हैं, ठूस ठूस के, ठीक है। हाँ मतलब नॉर्मल हम लोग भी खाते हैं इस तरीके से खाना, लेकिन इन लोगों में क्या होती है, एक हैबिट बन जाती है जिसकी वजह से ये लोग मेंटल हेल्थ के शिकार हो जाते हैं। बाद में शर्म, अपराध, इन सब चीज़ों का बोध करते हैं, यानी ये सब फीलिंग आती है। फिर संकट लगता है कि यार यार खतरा है, अब मेरे साथ क्या होगा, है ना, या अब लोग क्या कहेंगे। तो ये हमारा ईटिंग से रिलेटेड और खाने से रिलेटेड जो भी बीमारियां थी उनके बारे में हम अच्छे से समझ लिए। अब हमारा था यौन स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, यानी कि मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप जो होता है हमारे पार्टनर के साथ, उनसे जुड़ी क्या बीमारियां होती हैं, क्या परेशानियां होती हैं, और उसको हेल्दी कैसे रखना चाहिए। और इससे जुड़ी जो परेशानियां होती है वो हमारी टेम्प्रेरी नहीं होती है, वह हमारे पार्टनर के साथ हमारी मेंटल और फिजिकल लाइफ को भी कैसे अफेक्ट करती है, कैसे उस पर खतरा बनती है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का कहना है कि यौन स्वास्थ्य को लैंगिकता के संदर्भ में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक भलाई की स्थिति, जिसके लिए कामुकता और यौन संबंधों के प्रति एक सकारात्मक और सम्मानजनक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। मतलब लोग जो है इन सब टॉपिक के पे बात करना नहीं चाहते हैं। आप देखे होंगे कि जब आप 9th 8th क्लास में थे तब मतलब साइंस की जो कुछ लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी के जो कुछ सब्जेक्ट होते थे जिसमें हम लोगों की जानकारी जो है ना सही ढंग से मिलने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती थी इन सब चीज़ों के बारे में, कि हमारी हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, बॉडी में कुछ चेंजेस हो रही है, क्यों हो रही है, उम्र के हिसाब से हो रही है, किशोरावस्था में जो चेंजेस होती है ना, 11 to 19 में जो बदलाव आते हैं बॉडी में। लड़कों की आवाज़ यानी पिच चेंज होता है उनकी वॉइस का, है ना, लड़कियों में भी वॉइस चेंज होता है, ठीक है। बॉडी के पार्ट्स में क्या चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस कैसे होते हैं, और ये नॉर्मल है, हर किसी को होता है, इसके लिए परेशानी होना, इन सब चीज़ों के बारे में ये लोग कुछ डिस्कस अच्छे से नहीं करती थी। और समटाइम्स कुछ टीचर ऐसी भी होती थी जो इन सब टॉपिक को ना अवॉइड करती थी, बात नहीं करना चाहती थी। और कुछ लोग ऐसी भी होते थे जो स्पेशली लड़की लोग को बुला कर के ये टॉपिक्स बतलाती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेम फील करती थी। बट हमारी बॉडी का पार्ट है और हमारी लाइफ का ये हिस्सा है। सेक्स भी हमारी लाइफ का एक हिस्सा है जो हमारी लाइफ को एक अच्छा रूट देता है ना, जिसकी वजह से हम सब दुनिया में हैं, उसके बारे में हम क्यों ना जानें। तो इसकी जानकारी देने के लिए और इसमें सेम ना फील करने के लिए, शर्मिंदा ना होने के लिए हमारी WHO जो है इस चीज़ को हमारे सामने लाने की कोशिश करती है, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यहाँ आपका मनोबल बढ़ाती है। इसमें बहुत ज़्यादा भेदभाव भी किया जाता है कि अगर कोई इस बारे में इस टॉपिक पे बात भी करता है तो लोग बोलते हैं यार कितना बेशर्म इंसान है, कितनी बेशर्म तरह की लड़की है ना, ऐसे कौन बोलता है सामने से, है ना। तो ये सब भी बहुत गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। जब सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं तो हर टॉपिक को अच्छे से बताना चाहिए। तो इससे रिलेटेड और यही अज्ञानता की वजह से इससे रिलेटेड बहुत सारी बीमारियाँ भी होती हैं, ठीक है। और हमारे पार्टनर के साथ रिलेशन भी अच्छा नहीं होता है। तो अमेरिकन सेक्सुअल हेल्थ एसोसिएशन के रूप में यौन स्वास्थ्य होने की निम्न प्रकार की व्याख्या करता है, ठीक है। यौन स्वास्थ्य तो कामुकता को जीवन का एक स्वाभाविक भाग होने और यौन व्यवहार से अधिक सम्मिलित करने की समझ, जैसा कि अभी हमने बात की कि ये एक स्वाभाविक है, एक नेचुरल चीज़ें हैं जो हर इंसान की लाइफ में ये पड़ाव आता है, ठीक है। तो इसके बारे में जानना कोई भी शर्म की बात नहीं है। यौन अधिकारों को मान्यता के साथ साथ सम्मान भी दिया जाता है। देखो इससे रिलेटेड जो आपके अधिकार हैं उसको भी मान्यता दी जाती है और उसके साथ साथ सम्मान यानी कि रिस्पेक्ट भी दिया जाता है जो आपका अधिकार है इससे रिलेटेड। यौन स्वास्थ्य से संबंधित सूचना, शिक्षा और देखभाल तक पहुंच, अमेरिका जो है इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता है, इसके बारे में शिक्षित करने के लिए आपको प्रोत्साहित करता है, देखभाल करने के लिए, यानी कि अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसकी जांच पड़ताल करो, उसके बारे में जानो कि कहाँ से इसकी जड़ स्टार्ट हो रही है और किस तरह से आप इसकी बचाव कर सकते हैं। फिर अनपेक्षित गर्भधारण और यौन संचार, यानी कि इसका मतलब कि आप रेडी नहीं हो प्रेगनेंसी के लिए और उससे पहले आप हो जा रहे हो, तो इससे रिलेटेड भी चीज़ें आपको बातें समझाई जाएंगी कैसे आप चीज़ों से बच सकते हो, है ना। या कुछ लोग होते हैं बच्चे को गिराने वाली वो चीज़ें होती हैं, तो उन सब चीज़ों से भी कैसे निपटा जा सकता है और इनको
इन सब की ज्ञान जो है आपको दी जा सकती है। व्यक्ति द्वारा वांछित होने पर यौन सुख, संतुष्टि और अंतरंगता का अनुभव करने की क्षमता। ठीक है, कि इसकी जो चरण होती है, जो आपका फोरप्लेइंग होता है, जो एक दूसरे से हम पार्टनर करते हैं ना, तो आप और आपके पार्टनर करते हो, तो इसकी वजह से आप उस चीज़ में संतुष्ट हो पाते हो, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन उसमें अगर संतुष्टि ना भी हो, उसकी वजह से भी हमारे मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर करता है। ठीक है, इंसान हमेशा टेंशन में रहता है, स्ट्रेस में रहता है कि नहीं, मेरा पार्टनर मेरे बारे में गलत सोचता है, या वो सही नहीं है, या मैं उसके काबिल नहीं हूँ, इस तरह की चीज़ें आती है दिमाग में। फिर आता है यौन साथी और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं सहित दूसरों के साथ यौन स्वास्थ्य के विषय में संवाद करने की क्षमता। जैसा कि अभी हम आपको इन सब चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, तो हमारे में वो कैपेबिलिटी है, वो क्षमता है, इसकी भी हमारी अनुमति, ये हमारा अधिकार है। ये हमको कौन देता है? WHO देता है। ठीक है, मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई जो भी सूचनाएं हैं, इसकी जानकारी एक दूसरे के साथ साझा करने की क्षमता। यौन स्वास्थ्य न केवल व्यक्तियों, दंपति और परिवारों की भलाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि समुदाय और समाज के स्वास्थ्य और कल्याण के रूप में भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमें यह भी समझने की ज़रूरत है कि लैंगिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं न केवल लिंग के आधार पर अलग होती है, यानी जेंडर के आधार पर अलग होती है, बल्कि यह विकास के चरणों के भी आधार पर अलग होती है, यानी हमारे डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा असर करती है। नर और मादा, यानी फीमेल एंड मेल, ये बहुत अलग अलग समस्याओं का अनुभव करते हैं, और इसके अलावा किशोरों के सामने आने वाली समस्याएं अन्य अधिक आयु के लोगों की तुलना में भी अलग होती है। जैसा कि हमने पहले बात करा है कि टीनेजर्स में जो होते हैं, जो हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसमें भी उनको जागरूकता बहुत कम होती है। अभी के 20-22 की एज से पहले आप में भी जागरूकता कम होगी, जिसकी वजह से अगर कोई भी चेंजेस होती है तो इंसान बहुत ज़्यादा डरने लगता है कि ये चेंजेस मेरे साथ क्यों हो रहा है, या इस टॉपिक के बारे में हम दूसरों से कैसे बात करें कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ या फील कर रही हूँ, है ना। तो इन सब के बारे में खुलकर बात करना। ठीक है, अगर आप अपने फैमिली फ्रेंड से अगर साझा नहीं कर सकते हो, टीचर भी आपको इन सब चीज़ों में हेल्प नहीं कर रही, तो आप काउंसलर के पास जा सकते हो, आप एक हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हो, और इन सब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को समझ सकते हो। ठीक है, फिर आता है इनसे जुड़ी कुछ समस्याएं। तो क्या क्या समस्याएं होती है? STI, यौन संचारित संक्रमण। अच्छा, इससे रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती है यौन से जुड़ी, तो ये क्या होती है, हमारी वायरस के थ्रू हमारे बॉडी में इंटर करती है, और इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होता है? मेल को होता है। ठीक है, तो लड़कों में जो होता है ये ज़्यादा फैलता है। AHV हो गया, AHV होता है ना, एक सेकेंड, हाँ, HIV, ये ज़्यादातर लड़कों में होता है, जो कि आपको सही तरीके से क्लीनिंग या फिर आप सेफ्टी अपनी यूज़ नहीं करते हो, जिसकी वजह से ये संक्रमण आपके पार्टनर में भी फैल सकता है, और ये सेक्सुअल रिलेशन की वजह से ही एक दूसरे में फैलता है, और उसको रोकने के लिए भी बहुत सारे उपाय होते हैं। तो इसके बारे में हम जानते हैं। STI क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये ऐसे संक्रमण हैं जो STI वाले किसी व्यक्ति के साथ योनि, मौखिक या गुद्दा सेक्स के माध्यम से फैलते हैं, यानी इंटरकोर्स के थ्रू फैलते हैं, एक दूसरे में प्रवेश करते हैं सेक्स के दौरान। कुछ STI रक्त और रक्त उत्पादकों, यानी माँ से बच्चे को गर्भावस्था के दौरान, या बच्चे के जन्म से पहले, ठीक है, या बच्चे के जन्म के बाद भी, मतलब बेबी के बर्थ के टाइम भी आपको हो सकता है, या उससे पहले भी हो सकता है। ठीक है, और उसके दौरान भी हो सकता है। कुछ वायरस जो होते हैं उसके दौरान भी फैलते हैं। साफ़ सफाई ना होने की वजह से, अच्छे अस्पताल में या क्लीनिंग की वजह से भी होते हैं। फिर दाद वायरस होता है आपका, ह्यूमन पैपिलोमा, STI, ये सब वायरस होते हैं जो सिफिलिस, गोनोरिया, और तो इतना नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दो याद कर लेना। ये सब क्या होता है ना, कभी कभी आप यूरिन पास करते हो, टॉयलेट करते हो, तो उसके दौरान भी आपको पेन फील होता है, इसकी ये लक्षण है। कभी कभी इंटरकोर्स यानी सेक्सुअल जो सब संभोग बनाते हैं उसके टाइम भी आपको थोड़ा मोड़ा पेन फील होगा, और समटाइम्स ये पेन नहीं भी होता है, एकदम ना के बराबर भी होता है, लेकिन ये जो है ना व्यक्ति पे जो है नकारात्मक प्रभाव डालता है। इससे क्या होता है कि बांझपन की, यानी कि कभी बच्चे ना पैदा होने की भी जो बीमारियां होती हैं महिलाओं में, वो भी इन सब चीज़ों की वजह से होती है। और नवजात शिशु की मृत्यु, यानी कि छोटा बच्चा जन्म से पहले पेट में ही मर जाना, या फिर जन्म के बाद कुछ महीने बाद उसकी
मौत हो जाना, ये सभी इसका एक कारण है। इन सब आपकी वायरस से जुड़ी है, जो आपकी वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है, इसकी वजह से भी ये सब प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में। ठीक है, तो कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, एक बहुत बड़ा आपका टॉपिक है जिसको समझना हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बिल्कुल सेम करने वाली भी बात नहीं है कि यार कैसे हम पढ़ सकते हैं या इस सब चीज़ों के बारे में कैसे लिख सकते हैं, बिकॉज आपकी बुक में लिखा हुआ है तो आपको जाहिर है कि आपको पढ़ना है, समझना है और लिखना भी है। फिर इसके लिए हमारी हेल्प मेडिसिन यूज होती है, एंटीबायोटिक की हेल्प से इसका उपचार किया जाता है। व्यक्ति को HIV और कैंसर होने का भी खतरा रहता है, इसकी वजह से कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां भी होती है। STI से पीड़ित व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी हो सकती है, इससे इंसान को मेंटल हेल्थ की भी इशू होती है। जीवाणु के कारण उपजे STI के लिए एंटीबायोटिक की हेल्प ली जाती है। हालांकि वायरस के कारण उपजे STI का HIV की तरह कोई उपचार नहीं किया जाता है। HIV की तरह इसका कोई उपचार नहीं होता है, इसको आप एंटीबायोटिक की हेल्प से ही ठीक कर सकते हो। इसमें इस तरह के लक्षणों का उपचार किया जा सकता है। फिर आता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV। HIV एक वायरस है जो प्रतिरक्षा प्रणाली यानी T कोशिकाओं या CD4 कोशिकाओं पर हमला करती है। इससे प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाती है, यानी हमारी रोकथाम से जो लड़ने वाली हमारे बॉडी में दो टाइप के कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं। एक होते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, जो बाहर की बुरी कीटाणुओं से हमको बचाती हैं और हमारी बॉडी को हेल्दी रखती हैं। और दूसरे होते हैं जो बाहर से नेगेटिव वायरस आते हैं जो हमारी बॉडी को हार्म करना चाहते हैं। जैसे कि आपको नॉर्मल आप कोल्ड वगैरह ले लो तो बाहर बैक्टीरिया की वजह से ही होता है ना, और जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद रहती हैं वो बैक्टीरिया उसे फाइट करके उनको मारती हैं या उनको कम करती है, जिसकी वजह से हम फिर से हील हो पाते हैं। तो ये हमारी बॉडी को क्या करती है, हमारी बॉडी में जितनी भी अच्छी वाली जो बैक्टीरिया है उनको मार देती है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा वीक और कमज़ोर हो जाते हैं और इस प्रकार व्यक्ति विभिन्न संक्रमणों और बीमारियों का शिकार हो जाता है। ठीक है, कमज़ोर होने के बाद उनकी जितनी भी नेगेटिव हमारी वायरस होती हैं वो सब हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है, प्रवेश कर जाती है और इसकी वजह से हम बहुत सारी बीमारियों के शिकार भी हो जाते हैं। इन सब का उपचार तो नहीं मिलता है, बट हाँ इनसे जो हमारी HIV है इनसे बचने का आपको कुछ टेक्निक्स बताए जाएंगे, कुछ नियम बताए जाएंगे जिनका आपको पालन करना होगा। थोड़ा डिस्टेंस भी बनाए, जैसे कोरोना वायरस है हमारा, ठीक है, तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन हाँ इसके लिए हम बचने के लिए हम क्या वैक्सीन ले रहे हैं, ठीक है, मास्क यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और डिस्टेंस बना कर रख रहे हैं। तो यही सब चीज़ें HIV में भी होता है। ठीक है, डिस्टेंस बना कर रखना, अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाते टाइम बहुत सेफ्टी की, जैसे हम मास्क यूज करते हैं किसी से बात करने से पहले, है ना, डिस्टेंस बनाते हैं, क्लीनिंग का जैसे हाथ वाथ धोना, ये सब चीज़ें भी आपके सेक्सुअल रिलेशन के टाइम आपको करना होगा, जैसे कॉन्डोम का यूज़ करना है। ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर आता है प्रजनन पंथ संक्रमण, RTI। प्रजनन पंथ संक्रमण क्या है, तो ये 3 प्रकार के संक्रमण सम्मिलित है इसमें। यौन संचारित रोग जैसे क्लेमाइडिया, गोनोरिया, ठीक है, ये सब वायरस होते हैं जो HIV के थ्रू वैसे ही होते हैं। फिर आता है एंडोजीनस संक्रमण, जो जीवों में अतिवृद्धि के कारण होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ के कारण ये फैल जाते हैं, जो सामान्य रूप से स्वस्थ महिलाओं के जननांग यानी प्राइवेट पार्ट्स पथ में मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरियल वेजिनोसिस या वुलोवोगासिट। ठीक है, तो ये क्या होता है, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स में मौजूद होते हैं, जो कि उनकी सही से देखभाल ना करने से, क्लीनिंग ना करने की वजह से हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं और वो हमें बीमार बनाने लगते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है यौन रोग और विकार से। किस टाइप के विकार होते हैं, तो यौन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं अस्थायी हो सकती है। ठीक है, इनका समटाइम्स इलाज नहीं होता है, समटाइम्स इसका एंटीबायोटिक देकर इलाज होता है और ये ज़्यादातर मेल में पाए जाते हैं
और कुछ बीमारियाँ स्पेशली फीमेल में भी होती है, जैसे बांझपन कहा जाना, ये सब चीज़ें इन सब बीमारियों की वजह से होती है। और ये जो रोग होते हैं दीर्घकालिक होते हैं, है ना। समटाइम्स शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है, समटाइम्स लॉन्ग टर्म भी हो जाते हैं कि बहुत लंबे समय तक चलते रहते हैं, ठीक है। तो इनसे बचाव करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके 3 मुख्य दृष्टिकोण प्रासंगिक है, ठीक है। पहला है चिकित्सा और शारीरिक कारकों का प्रभाव, दूसरा है मनोवैज्ञानिक के कारकों का प्रभाव, यानी हमारा बॉडी फिजिकल हेल्थ, फिर मेंटल हेल्थ, फिर आता है पारस्परिक संबंध, ठीक है, कि हमारी जो फैमिली के साथ जो रिलेशन है या हमारे पार्टनर के साथ जो रिलेशन है उसको कैसे ये ख़राब करती है। तो शारीरिक बीमारी में आता है कि मधुमेह की वजह से भी ये बीमारियाँ ज़्यादा जल्दी फैलती हैं। जो डायबिटीज़ के पेशेंट रहते हैं उनमें ज़्यादातर ये सब बीमारियाँ होती है। जैसे आपका एक होता है कि यूरिन इन्फेक्शन भी होता है, ये सब भी इस टाइप की बीमारियों में भी आती हैं, ठीक है। फिर शारीरिक गतिविधि की कमी, वज़न का बढ़ना या एकदम कम होना, और ये सब अगर उस सिचुएशन में आपको ये सब प्रॉब्लम है, फिर आपको डायबिटीज़ भी है और उसमें आप तंबाकू वगैरह यानी नशीली पदार्थ, मादक पदार्थ का आप सब्सटेंस यूज़ का ज़्यादा यूज कर रहे हो, तो उससे इसका संक्रमण और तेज़ी से बढ़ सकता है। फिर आता है मनोवैज्ञानिक कारक, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमारी जैसे बचपन या पिछली यौन प्रसंग के दौरान दुर्व्यवहार करना, है ना, गलत तरीक़ों से करना, या फिर एक सामने वाले का मूड ना हो फिर उस टाइम पे आपका करना, तो उस समय भी आपको स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है और डिप्रेशन तक भी हो सकता है, और इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव असर करता है आपके मेंटल हेल्थ पे। फिर आता है पारस्परिक संबंध से जुड़े मुद्दे, यानी हमारे पार्टनर के साथ रिलेशन ख़राब हो सकता है ना, अगर वो इस बीमारियों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है या आपके पास कोई प्रॉब्लम है, तो दोनों का रिलेशन ख़राब कर सकती है। इसमें चिड़चिड़ापन भी आता है ना, बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं। फिर यौन रोग विकार, कौन कौन से विकार होते हैं? स्तंभन दोष होते हैं, महिला उन्माद विकार होते हैं। ज़्यादा आपको डिटेल्स लिखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़े मोड़े पॉइंट्स लिख सकते हो। विलंबित जो भी आपको याद हो वो, महिला यौन रुचि, है ना, पुरुष मतलब महिलाओं से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होती है, पुरुष से रिलेटेड भी होती हैं। नशीले पदार्थ, दवा प्रेरित यौन रोग, है ना, कि उस केस में इंसान ज़्यादा ड्रग्स वगैरह लेने लगता है, नशीली दवाओं का यूज करने लगता है, मेडिसिन वगैरह, ठीक है। तो लमसम हमारा ये यूनिट भी कंप्लीट हो गया है। फिर हम यूनिट 10 देख लेते हैं, शारीरिक रोग अनुभव 2। इसमें हमारा आपका टॉपिक है तीव्र और दीर्घकालिक दर्द, यानी बहुत तेज़ से और बहुत लंबे समय तक कुछ दर्द होते हैं जो हमारे शारीरिक रोग होते हैं, मानसिक रोग होते हैं जो हमारे फिजिकल बॉडी पे भी असर करते हैं। फिर दीर्घकालिक बीमारियाँ, कुछ बीमारियाँ जो होती है लंबे समय तक बनी रहती है। तो तीव्र और दीर्घकालिक दर्द क्या होता है? दर्द वास्तविक या भयानक क्षति या ऊतक की जलन के कारण हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को बेचैनी हो सकती है, संवेदनात्मक और संवेगात्मक दोनों अनुभव हो सकते हैं, ठीक है। इंसान फील भी कर सकता है, उसको इमोशनली भी फील कर सकता है ना, और उसकी बॉडी में उस तरह की चेंजेस भी होने लगती है, जैसे पसीना आना, है ना। अब अगर कोई आपको मेंटल इशू है तो उसकी वजह से, और उसको आप समझ नहीं पा रहे हो, तो वो क्या होगा कि ब्रेन हमारे बॉडी के थ्रू उस चीज़ को आपको दिखलाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ट्रीटमेंट चाहिए होता है आपकी बॉडी को, है ना, आपके ब्रेन को ट्रीटमेंट चाहिए। तो वो कभी आपकी किसी भी बॉडी के एक पार्ट में दर्द होगा, जैसे हाथ में हो गया, किसी लेफ्ट हैंड में हो गया, राइट में हो गया, या पैरों का सुन पड़ जाना, झुनझुनी टाइप होना, है ना, या सर के किसी एक पार्ट में दर्द होना, जैसे लेफ्ट ब्रेन में आपका दर्द होना, राइट हेड में दर्द होना, या सर के पीछे जिसको छोटा दिमाग कहते हैं उस साइड में पेन होना, बैक में पेन होना, ठीक है। पेट के किसी एक पार्ट में, मतलब एक जगह स्थिर नहीं होता ये दर्द, कभी पेट के लेफ्ट में होगा, कभी किडनी साइड होगा, ठीक है, कभी हार्ट में होगा, ठीक है। तो इस तरह की दर्द से आपको बॉडी आपको ये दिखलाना चाहता है कि हाँ, आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, आपको जो भी प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ की उससे निजात पाने की ज़रूरत है। क्लिनिकल दर्द, इसका मतलब होता है कि जब दर्द के लिए पेशेवर देखभाल की आवश्यकता होती है, जैसा अभी हमने बात किया कि इससे क्लिनिकल दर्द होता है, बॉडी के किसी भी पार्ट में आपको दर्द होगा जिसके लिए आपको पेशेवर यानी कि डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत होती है। हालांकि दर्द का अनुभव नकारात्मक है, दर्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक व्यक्ति को उपचार की तलाश में ले जाता है।
अगर दर्द नहीं होगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको कुछ बीमारी है ना। हो सकता है आपका जो भी पेन है वो अभी बस रिलीज़ ही मतलब स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है। उसके बढ़ने से पहले आप अगर डॉक्टर से मिल ले रहे हो तो हो सकता है किसी बड़ी बीमारी से आप बच सकते हो, है ना। तो दर्द होना ज़रूरी है, घुटने में भी दर्द होता है समटाइम्स, है ना। तो ये हमें लंबे समय तक किसी भी बीमारी से जूझने से बचाता है। इसके कई घटक होते हैं, शारीरिक होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, संज्ञानात्मक होते हैं और संवेगात्मक होते हैं। यानी कि शारीरिक भी होते हैं, मानसिक भी होते हैं, हमारे बिहेवियर में भी चेंजेस होती हैं, हमारे सोचने समझने की शक्ति भी प्रभावित होती है इससे, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव सोचते हो या नेगेटिव, और संवेगात्मक यानी इमोशनल संवेगों पे भी ये असर करता है। दर्द दिन प्रतिदिन के कामकाज में भी और सामाजिक, पारिवारिक और काम करने वाले व्यक्ति के जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। यानी ये आपकी डेली लाइफ को भी, दिनचर्या को, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को भी आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। मतलब आप इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में हो जाओगे कि आप कोई काम कर नहीं पाओगे, एकदम टेंशन में रहोगे, है ना। आपको कोई काम करने ही नहीं देगा, इतना ज़्यादा पेन होने लगता है, सडनली कभी भी हो जाएगा, ठीक है। फिर दर्द की विशेषताएं क्या होती है, इसमें ऐसी क्या खास बात होती है। तो दर्द प्रगतिशील होता है, यानी ये समय के साथ साथ बढ़ता जाता है, कम नहीं होता है। जैसे गठिया का रोग हो गया, गठिया सुने हो ना, ठीक है। तो ये क्या होता है, डे टू डे ये बढ़ता जाता है, कम नहीं होता है। दूसरा आता है यह रुक रुक कर हो सकता है, समटाइम्स होगा फिर गायब हो जाएगा, कुछ महीने कुछ साल नहीं होगा, फिर अचानक से वो दर्द उठ जाएगा, है ना। फिर आता है दर्द किसी बीमारी से जुड़ा हो सकता है, यानी कि आपको पहले से कोई बीमारी हो सकती है, उसकी वजह से भी ये दर्द हो सकता है, या दर्द हो रहा है इसकी वजह से भी कोई बीमारी हो सकती है, तो दोनों मैटर होते हैं आपके। फिर आता है दर्द असहनीय भी हो सकता है। समटाइम्स होता है कि नॉर्मल छोटा मोटा पेन होगा जो आप बर्दाश्त कर सकते हो, और कभी कभी होता है कि असहनीय, यानी कि एकदम बर्दाश्त से बाहर होगा, ठीक है। फिर आता है यह आवर्तक भी हो सकता है, अर्थात यह नियमित अंतराल पर होता है। ये एक ड्यूरेशन भी हो सकती है कि दिन के किस समय पे आपको दर्द होता है। कुछ लोगों को होता है सोने के टाइम ज़्यादा पेन होने लगता है ना, घुटने वगैरह की जिसको प्रॉब्लम होती है, या फिर एक पोजीशन पे बैठने पे कुछ लोग चेयर का यूज़ करते हैं ना, अगर वो नीचे बैठेंगे, पालथी वगैरह लगा करके बैठेंगे तो उसमें प्रॉब्लम, उठने में प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो किसी एक समय पे होता है ना, निर्धारित स्थान पे भी हो सकता है। फिर यह आवर्तक भी हो सकता है, अर्थात यह नियमित अंतराल पर होता है। एक फिक्स टाइम होगा, सोने के टाइम होगा, उठने के टाइम होगा, है ना। तो ये चीज़ होती है। फिर दर्द को जैविक दर्द यानी मनोवैज्ञानिक दर्द भी कहा जाता है, और तीव्र दर्द और दीर्घकालिक दर्द के रूप में भी जाना जाता है, कि बहुत तेज़ी से दर्द होता है और लंबे समय तक ये दर्द बना रहता है। मोच के कारण भी आपको दर्द होता है ना। समटाइम्स क्या होता है कि कभी आपको मोच आ गया हो, कभी आप गिरे हो, वो चोट रह गई हो, उस टाइम तो ज़्यादा पेन नहीं फील हो, या फिर एक आध दिन हुआ फिर नॉर्मल हो गया, अब वहीं दर्द कुछ महीने बाद, या फिर मान लो आप गर्मी के दिनों में गिरे, आपको ठंडी के दिन में वो पेन फील हो रहा है ना। तो ये सब दर्द के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है। आप नॉर्मल लाइफ में जो भी देखते हो, दादी नानी मम्मी, है ना, भाई बहन में या फिर खुद के अंदर, उन सब चीज़ों को ही आपको पॉइंट आउट करके लिखना है। फिर दर्द को तीव्र और दीर्घकालिक दर्द के रूप में भी जाना जाता है, ये तो भी हमने बात की। फिर तीव्र और दीर्घकालिक दर्द क्या है, तो तीव्र दर्द को अस्थायी दर्द के रूप में जाना जाता है, जो अस्थायी आधार पर अनुभव किया जाता है और कुछ महीनों तक रह सकता है, कंटिन्यू कुछ महीनों तक बना रह सकता है, अर्थात 6 महीने से कम, ठीक है। तीव्र दर्द जो होते हैं ये 6 महीने से कम होते हैं, इसको आप नोट कर लेना। तीव्र दर्द को एक शारीरिक प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है, कि इसमें शरीर में कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, या शरीर में कुछ चोट लगने की वजह से या कुछ बीमारी की वजह से भी आपको ये दर्द तीव्र दर्द हो सकता है, ठीक है। यह इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि तीव्र दर्द दीर्घकालिक दर्द में संक्रमण कर सकता है। तीव्र दर्द जो है ये आपका दीर्घकालिक, यानी कि ये छोटे समय के लिए होता है, छोटे पीरियड के लिए होता है, लेकिन इसकी अगर देखभाल ना की जाए, आपका सही पे इलाज ना किया जाए, तो ये दीर्घकालिक दर्द यानी कि लंबे समय तक ये दर्द आपका बना रह सकता है, ठीक है। कोई भी छोटी सी बीमारी अगर आप उसका इलाज नहीं करोगे तो वो बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। उसी तरीके से तीव्र दर्द जो है वो दीर्घकालिक दर्द में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। इससे हमारी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा असर करता है। दूसरी ओर दीर्घकालिक दर्द लंबी अवधि के लिए अनुभव किया जाता है, यह 6 महीने या उससे भी ज़्यादा लंबा हो सकता है। कई बार दीर्घकालिक दर्द में व्यक्ति औषधि उपचारों को ठीक तरह से प्रतिक्रिया नहीं देता है, ठीक है। जैसे कैंसर हो गया, गठिया हो गया, ये सब दीर्घकालिक दर्द के उदाहरण है ना। कैंसर भी लंबे टाइम तक बना रहता है, टीबी हो गया आपका, है ना। तो ये सब जो आपका पेन है ये बहुत लंबे
समय तक बना रहता है और इसका ट्रीटमेंट भी काफ़ी लंबा चलता है। इसके अलावा दीर्घकालिक दर्द से पीड़ित व्यक्ति न केवल मनोवैज्ञानिक संकट का अनुभव करते हैं बल्कि असहायता और आशा की कमी भी होती है। अगर किसी इंसान को पता चल गया कि उसको कैंसर है और वो फर्स्ट या सेकेंड स्टेज पे है तो क्या होगा ना कि वो डीमोटिवेट हो जाएगा, बोलेगा एक तो मुझे पता चला और मेरा सेकेंड स्टेज हो गया है ना, थर्ड स्टेज हो गया, अब मैं क्या करूँ खुद के लिए, है ना। वो निराश हो जाएगा कि मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरा क्या होगा, है ना। ठीक है, और जीने की उम्मीद भी उसमें ख़त्म हो जाएगी कि चलो यार इतनी बड़ी बीमारी हो गई, अब पैसा लगा कर क्या करें, सबको परेशान करके क्या करें, अब तो अंतिम समय निकट है। ठीक है, तो इंसान में जो है ना नेगेटिव फीलिंग आने लगती है, आशा की कमी हो जाती है, होप होने लगते हैं हम। दीर्घकालिक दर्द के परिणाम स्वरूप इसका अनुभव करने वाले व्यक्ति को दिन प्रतिदिन की गतिविधियां भी गड़बड़ होने लगती है। उनका डे टू डे लाइफ का जो रूटीन है डेली लाइफ का वो भी गड़बड़ होने लगता है। मतलब समटाइम्स नींद में कमी हो जाती है, मतलब रात भर आप पेन से सो नहीं पाए हो तो जाहिर सी बात है दिन में आपको आलस आएगा, थकान महसूस होगी, है ना, पेन महसूस हो रहा है, उसकी वजह से आप चिड़चिड़े होते जा रहे हो, नींद की कमी हो रही है, डार्क सर्कल्स बन रहे हैं ना, हेयर फॉल्स होने लग रहे हैं, नाखून का ख़राब होना हो रहा है, स्किन आपकी बहुत बुरी तरीके से ख़राब होने लगी है ना, और मतलब आप सही से सो नहीं पा रहे हो, चिड़चिड़ापन आ रहा है, एंजाइटी हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे इंसान के अंदर निगेटिव थॉट भी आने लगते हैं और इंसान और भी ज़्यादा बीमार होने लगता है। फिर आता है व्यक्तियों द्वारा अनुभव किए गए दीर्घकालिक दर्द का प्रभाव। अब इसका प्रभाव किस तरह से पड़ता है। अंतर्निहित कारण हानि रहित, यानी आघात या हानिकारक घातक है या बिगड़ रहा है। ठीक है, ये धीरे धीरे आपकी हेल्थ को ख़राब करता है। फिर अनुभव किया गया संकट यानी डिस्ट्रेस प्रकृति में निरंतर है या उसे उन प्रकरणों में अनुभव किया जाता है जो प्रकृति में तीव्र है और अक्सर होते रहते हैं। ठीक है, तो डेली आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो उसे निपटने को हमको फिर उसके लिए क्या करना होता है। इस अच्छा, दीर्घकालिक दर्द को जो है उसको कुछ भागों में, 3 भागों में बांटा गया है यहाँ पर। जीर्ण आवर्तक दर्द, यहाँ अंतर्निहित कारण हानि रहित, यानी कि ये मतलब ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं करता है, बस कभी कभी आपको एकदम तेज़ दर्द महसूस होता है, तीव्र दर्द महसूस होता है, आधे घंटे, है ना, सर दर्द हो गया या फिर आधा सर दर्द हो गया आपका, किसी पीठ में किसी एक पार्ट में आधा दर्द हो रहा है, या फिर आपकी बाहें एक साइड का लेफ़्ट या राइट, है ना, कोई एक मतलब आधी अधूरी चीज़ें होने लगती है, जिसको हम करते हैं जीर्ण आवर्तक दर्द। दूसरा है हमारा जीर्ण प्रचंड आघात दर्द, यहाँ अनुभवी दर्द प्रकृति में निरंतर है। यहाँ होता है पीठ दर्द। पीठ दर्द वाला उदाहरण हो गया, ये हमारा आता है जीर्ण प्रचंड आघात दर्द में। ठीक है, फिर आता है जीर्ण प्रगतिशील दर्द। तो प्रगतिशील दर्द में हमारा आता है कि आम वातीय संशीधोत, यानी कैंसर, है ना, थायराइड हो गया, रूम थायराइड, तो ये थायराइड भी 2 तरह के होते हैं, आपको पता होगा। तो कैंसर और थायराइड जैसी चीज़ होगी हमारा प्रगतिशील। ये ना प्रगतिशील यानी कि इन बीमारियों में क्या होता है, बढ़ाव आता है। ये बहुत एक तो लंबी बीमारी है यानी कि दीर्घकालिक बीमारी, और ये समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लोगे तो फर्स्ट स्टेज होता है, सेकंड स्टेज होता है और थर्ड स्टेज यानी कि इंसान का एकदम ख़त्म स्टेज होता है। ठीक है, उसमें मतलब आप कितना भी होप कर लो, लेकिन दिमाग के किसी कोने में ये थॉट आ जाता है कि नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं सही हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारी दीर्घकालिक बीमारी की 3 स्टेज है, इसको आप याद कर सकते हो। जीर्ण आवर्तक है पहला वाला, ये होगा सर के आधे पार्ट में दर्द होना, ठीक है, या बॉडी के किसी आधे पार्ट में दर्द होना, ठीक है, लेफ्ट या राइट, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। फिर जीर्ण प्रचंड आघात दर्द में, प्रचंड वाले में होता है हमारा पीठ दर्द हो गया, और जीर्ण प्रगतिशील दर्द, प्रगतिशील यानी कि जो ऐसी बीमारियां जो लंबे समय तक बरकरार रहती हैं, कैंसर वगैरह। ठीक है, फिर दीर्घकालिक बीमारियां। साधारण शब्दों में दीर्घकालिक बीमारियों को एक बीमारी के रूप में समझाया जा सकता है कि ये एक बीमारी है जो लंबे समय तक बनी रहती है। ठीक है, दीर्घकालिक का मतलब हो गया लंबे समय तक, मिर्गी हो गया, गठिया हो गया, मधुमेह हो गया, कोरोनरी हो गया, ये हृदय यानी हार्ट से रिलेटेड बीमारियाँ हो गया, HIV हो गया, एड्स हो गया, ये सब वो
जो हमने इससे पहले पढ़ा था, यौन संबंधी बीमारियाँ, उनसे उनसे जुड़ी हुई है एड्स और HIV, ठीक है। कैंसर हो गया, मिर्गी और अल्जाइमर, ये सब जो है दीर्घकालिक बीमारियों में आते हैं, जो बहुत लंबे समय तक इंसान में बने रहते हैं। इसका मतलब सालों लग जाता है और समटाइम्स लाइफ टाइम भी होते हैं ये, ठीक है। आपके ट्रीटमेंट पे डिपेंड करता है कि आप कब जल्दी ट्रीटमेंट ले रहे हो और किस तरह का ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है, ठीक है। सही ट्रीटमेंट मिलने पर इंसान बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाती है, यानी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। फिर आता है मधुमेह। डायबिटीज़ हर चौथे इंसान को, 10 में से 4 इंसान को डायबिटीज़ है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का स्टेज जो है बहुत कम है, थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है, नॉर्मल कर लेते हैं लोग। कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से और अन्य बीमारियाँ भी उनके बॉडी में प्रवेश कर जाती हैं। तो ये ग्लूकोज होता है एक, जो जहाँ किसी व्यक्ति के शरीर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज होता है, ठीक है। ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बीमारी होता है। सॉरी। तो डायबिटीज़ से रिलेटेड आपको जो भी पता है ये लिख सकते हो आप। हार्ट रिलेटेड बीमारी से टाइप A डायबिटीज़ होता है, टाइप B होता है ना। तो छोटी छोटी चीज़ें आप लिख सकते हो खुद से। CHD, CST, कोरोनरी हृदय रोग, इसे कोरोनरी धमनी रोग, धमनी का रोग भी आपने नाम सुना होगा, इसके रूप में भी जाना जाता है। यानी कि एथेरोमा, वसायुक्त सामग्री के कारण कोरोनरी धमनियों की दीवारों के संकीर्ण होने का एक परिणाम है। CHD में दो वर्गीकृत किया जा सकता है। जो पॉइंट आपको ज़्यादा अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आ रहा हो, याद रहेगा, उसको ही लिखना है। फिर एंजाइना, ये एक एथेरोमा के कारण होता है, जो कि ये भी धमनी से रिलेटेड है। धमनियों का संकुचन होता है, जो कि हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन से युक्त रक्त से वंचित किया जाता है। यानी धमनियों, ये जो धमनी है वहाँ, वो हमारे हार्ट में धमनियों में हृदय तक ब्लड जाने से उसको रोकती है, जिसकी वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, और उसकी वजह से ये हमारी एंजाइमन और इसे सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती है उसको भी लिख सकते हैं। यानी कि हमारा हो गया अस्थमा, ठीक है। तो वो क्या क्या होते हैं, उसमें हमारी ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है, हम पंप वगैरह यूज करते हैं, तो इन सब पॉइंट को आप लिख सकते हैं। फिर आता है हमारा कैंसर, ठीक है। कैंसर से रिलेटेड चीज़ें भी आप लिख सकते हैं कि ये दीर्घकालिक बीमारियाँ होती है, बहुत लंबे समय तक रहती है ना, और ये हमारे मेंटल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करती है, हमारी फिजिकल को भी, और हमारे पारिवारिक रिलेशन को भी, हमारे व्यवहार में भी अंतर लाने लगती है, ठीक है। इसमें इंसान उम्मीद खोने लगता है ना, और सही समय पे ट्रीटमेंट लेने के बाद इंसान, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिकवर भी हो गए हैं, ठीक है। अस्थमा और मिर्गी, अच्छा, अस्थमा और मिर्गी को थोड़ा सा देख लेते हैं। नहीं, अस्थमा तो आपको पता ही है, मिर्गी को देख लेते हैं। मिर्गी में अचानक और बार बार होने वाले दौरे, ठीक है। अचानक कोई इंसान हंस रहा है, बात कर रहा है, और सडनली उसको दौरे आने लगे, यानी एकदम दांत एक दूसरे पे पिसने लगना, है ना, बॉडी कांपने लगना, आंखें खुली है, उसको दिख सब कुछ रहा है, या फिर समटाइम्स आंखें भी बंद हो जाती हैं, वो इंसान सुन सब कुछ रहा है, समझ भी रहा है, लेकिन वो उसकी ब्रेन जो है ना, एक समय के लिए वो काम करना बंद कर देती है, वो कुछ चीज़ें खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि वो उस टाइम क्या फील कर रहा है। तो मिर्गी जो है ये विद्युतीय गड़बड़ी के कारण हो जाती है बॉडी में, यानी कि हमारे ब्रेन में जो नसें हैं उसके इधर उधर हो जाने से, या जो रसायन ब्रेन में रिलीज होते हैं उसकी प्रॉब्लम की वजह से हो जाती है। मिर्गी को तनाव, चिंता, स्ट्रेस और किसी भी संवेगात्मक उत्तेजना जैसे मनोसामाजिक कारकों से जोड़ा गया है, ठीक है। कि स्ट्रेस की वजह से भी समटाइम्स होता है, बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ को लेकर चिंतित हो, टेंशन में रहते हो, तो इंसान को सडनली वो भूल जाता है कि वो किस सिचुएशन में है। वो जो सोच रहा होता है जिस बारे में, वो चीज़ उस पर इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है ना कि वो प्रेजेंट सिचुएशन को भूल जाता है कि वो अभी कहाँ मौजूद है, अभी सारी चीज़ें नॉर्मल है। तो इस सिचुएशन में ना इंसान को अटेंशन देना होता है, उसको एकदम लव फील कराना होता है कि हम हैं, हम आपके साथ हैं। और जिस इंसान को लेकर के वो ज़्यादा चिंतित रहना ना, उसको हमेशा उसके पास रहना चाहिए और विश्वास दिलाना चाहिए कि हम आपके साथ हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है ना, आपको कुछ नहीं होने देंगे। इस टाइप का बिलीफ उनमें बिल्ड करना पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट यूनिट बचा हुआ है, यूनिट 11, मानसिक बीमारी के अनुभव। इसकी अनुभव यानी कि इससे आप क्या महसूस किए हो, अवसाद हो गया,
इस बीमारियों में हम क्या फील करते हैं? डिप्रेशन, चिंता यानी स्ट्रेस हो गया हमारा, एंजाइटी हो गया, मनोदैहिक बीमारियाँ, ठीक है। इसकी वजह से शारीरिक बीमारियाँ क्या क्या होती है? मादक पदार्थ सेवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, मादक पदार्थ सेवन यानी नशीली चीज़ों का सेवन करना। किस किस टाइप की होती है? पहला हमारा आता है अवसाद यानी डिप्रेशन। हम अक्सर कुछ खास स्थिति में बहुत ज़्यादा परेशान या दुखी हो जाते हैं, असफलता के कारण यानी कि फेल होने की, फेलियर के कारण होते हैं, या फिर किसी ऐसी चीज़ की उम्मीद होती है जो हम कर नहीं पाते, या हम किसी और से होप लगा कर बैठते हैं और वो हमारे भरोसे को तोड़ देता है, ट्रस्ट तोड़ देता है, या फिर हमारे भरोसे पे उतर नहीं पाता है। तो इन सिचुएशन में भी हमें क्या हो जाता है? डिप्रेशन और अवसाद हो सकता है। अब नॉर्मली लोग बात करते हैं तो हर बात में बोलते हैं यार मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हूँ, या मैं डिप्रेस महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, है ना। तो ये सिर्फ शब्द है, इस शब्द को पहले समझने की कोशिश करो। अवसाद जो है ये डायग्नोस करने के लिए आपके अंदर कुछ लक्षण होने चाहिए। सबसे पहला इसमें आता है कि आप कभी खुश और कभी दुख नहीं रह सकते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है ना, ऐसी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा सीरियस है, ठीक है। वर्ड तो बहुत छोटा है, डिप्रेशन, अवसाद, लेकिन इससे आप इंसान, इसका जो लास्ट माइल्ड होता है, एक स्टार्टिंग एज होता है जिसमें इंसान बस अपने इमोशंस वगैरह को समझ ही रहा होता है या फील ही कर रहा होता है, ठीक है। फिर दूसरी स्टेज इसकी होती है जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति एकदम बहुत गंदी हो जाती है, नकारात्मक हो जाता है, उसका रिलेशन जो वो सबसे खुद को हटाने की कोशिश करता है, दूर रखने की कोशिश करता है। और उसका जो लास्ट स्टेज होता है ना, उसमें क्या होता है, इंसान बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है खुद के लिए, ठीक है। वो अपने आप को किसी ना किसी तरीके से हार्म करने की कोशिश करता है, सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, और समटाइम्स वो सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लेता है, ठीक है। फिलहाल हमारी एक एक्ट्रेस है जो कि 20 साल की थी, तुनिशा शर्मा, जो कि अली बाबा शो में आ चुकी है। उन्होंने किस वजह से उन्होंने आत्महत्या किया, और मेरा जहाँ तक ख्याल है उनको यही डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम थी। उनके कई सारे इंटरव्यू में भी उन्होंने खुद कहा था कि उन्हें एंजाइटी वगैरह की प्रॉब्लम थी, क्योंकि छोटी सी बात थी उनका। अब एक्चुअल रीज़न तो नहीं पता, बट जहाँ तक अभी हम लोगों को न्यूज़ पता चला कि उनका बीएफ उनको छोड़ के चला गया, ठीक है। वो किसी और के साथ रिलेशन में था, और उसको इसने उससे कहा कि मेरे साथ आ जाओ, और उसने कहा कि नहीं मैं किसी और के साथ हूँ। इस बात पे आई थिंक उन्होंने सुसाइड कर ली। तो ये तो गलत है ना, आप किसी इंसान को ज़बरदस्ती अपने पास नहीं रख सकते हो, ठीक है। और ये प्रॉब्लम आपको है, आप चाहते हो किसी इंसान के साथ रहना, तो उसकी मर्ज़ी होनी चाहिए। अगर ज़बरदस्ती रखोगे तो हो सकता है उस इंसान को मेंटल हेल्थ से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम हो सके, डिप्रेशन में वो जा सकता है, या फिर आप जा सकते हो उसके छोड़ के जाने के डर की वजह से। कब तक जियोगे, है ना। अगर उसको जाना होगा बिना मन का है तो कभी ना कभी चला जाएगा, या फिर हो सकता है इंसान जब किसी से हम प्यार करते हैं तो उसकी भलाई भी सोचते हैं, उसकी खुशी हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो डिप्रेशन भी इसी तरह की बीमारी है। इसमें हमारे जो लक्षण होते हैं, इंसान हमेशा मतलब उसका, अगर आपको दिखाने के लिए वो हंस भी रहा है तो एक्चुअल में वो अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी होता है। हंसता बस दिखावा कर लिए, उसका हंसी और जो भी इमोशंस होते हैं, ठीक है। वो खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करता है, आंसू आंसू नहीं आते, ठीक है, हमेशा हंसने की कोशिश करता है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि वो सबके सामने कैसा भी सिचुएशन हो उसका मुंह बना रहेगा, एकदम सैड, एकदम दुखी रहेगा, लेकिन अब रो देगा तब रो देगा, है ना। दूसरा उनका क्या होता है, उन लोगों में दो चीज़ें होती है, या तो नींद की कमी, उनको नींद ही नहीं आएगा, डे हो या नाइट हो, या फिर दूसरी चीज़ होगी इसके अपोजिट, दिन रात सोते रहेगा, बहुत ज़्यादा सोएगा, ठीक है। और तीसरा इनका क्या होता है कि मतलब थॉट्स, इनके नेगेटिव थॉट्स आएंगे, सुसाइडल थॉट्स, या कोई मुझसे लव नहीं करता है, कोई केयर नहीं करता है मेरी, है ना, किसी को मेरी परवाह नहीं है, या मैं क्यों हूँ, मैं बेवजह हूँ, खुद में गिल्ट फील करना, है ना, अफसोस फील करना किसी भी छोटी सी बात को लेकर के, ठीक है। किसी कोई रिलेशन हो गया, कोई छोड़कर चला गया, या किसी अपने की डेथ हो गई तो मेरी वजह से हुई है, या फिर अ, वो मेरी वजह से आज नहीं है दुनिया में, या मैं उसकी जगह होता मैं उसे बचा लेता, ये वो मैं बचा नहीं पाया, तो गिल्ट की भावना आ जाती है। फिर आता है तीसरा हमारा कि वो लोगों से कटने लगेगा, रिलेशन को हटाने लगा, खुद में रहना चाहेगा, अकेले रहना चाहेगा, ठीक है। और लाइफ से असंतुष्ट नहीं रहता है, वो चाहता है कि उस चीज़ से बाहर आए, उस प्रॉब्लम से बाहर आए, लेकिन वो इंसान आ नहीं पाता है। तो इसके 3 मेजर आपके बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण होते हैं जो डिप्रेशन वाले व्यक्ति में होने चाहिए। अच्छा, यूनिट 12 भी इसमें, ठीक है। तो उनको पहली बात कि नींद बहुत ज़्यादा आएगी या नींद आएगी ही नहीं, और दूसरी चीज़ कि वो लोगों से कटने लगेंगे, और तीसरी वो हमेशा दुखी रहेंगे, ऐसा नहीं कि कभी खुश रहेंगे फिर कभी दुखी रहेंगे, ठीक है। फिर वो आत्मघाती विचार भी आएंगे उनमें।
तो ये हमारे हो गए डिप्रेशन रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे वो सारे पॉइंट्स दिए गए। असफलता के कारण, फेलियर के कारण, दिल टूटने के कारण, रिश्ते टूटने के कारण, किसी प्रियजन की मृत्यु के कारण भी डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है, किसी भी स्थिति में उदास मनोदशा, आशा की कमी यानी होपलेस फील करना कि अब ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं, कोई उम्मीद नहीं है, रुचि और खुशी का अनुभव ना कर पाना। ठीक है, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, किसी चीज़ में आपको खुशी फील नहीं होगी, है ना। अवसाद से ग्रसित व्यक्ति के पास खुश और हंसमुख होने के सभी वैध कारण हो सकते हैं, कि कोई कारण ही नहीं है यार मेरे जीने का, मेरे खुश होने का, है ना, कोई वजह ही नहीं है। ठीक है, अवसाद मानसिक बीमारियों में से एक है और DSM-5 में इसके अनुसार मनोदशा विकार की तरह वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, अवसादग्रस्त विकारों को DSM-5 में वर्गीकृत किया है। ये तो हमने पढ़ लिया, अवसाद के बारे में जानकारी हो गई हमारी। फिर आता है चिंता। चिंता क्या है हमारा? सरल शब्दों में चिंता को परेशानी के रूप में समझा जाता है। एक चिंता को लंबे समय तक अप्रत्याशित खतरे की प्रतिक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। एक प्रतिक्रिया जो शारीरिक, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक परिवर्तनों को सम्मिलित करती है। तनाव की तरह हर व्यक्ति अपने जीवन समय के माध्यम से कई बार चिंता का अनुभव करता है। हमारी लाइफ में जैसे सुख और दुख हमारे लाइफ के दो पार्ट है, दो पहलू है, उसी तरह से जैसे हेड और टेल हो गया सिक्के के दो पहलू, उसी तरीके से सुख और दुख हमारी लाइफ का एक पार्ट है। उसी तरीके से स्ट्रेस जो है ये भी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अब स्ट्रेस कैसे हिस्सा है? क्योंकि अगर स्ट्रेस नहीं होगा, सपोज आपका एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है, कल आपका एग्ज़ाम है, अगर आप स्ट्रेस नहीं लोगे तो आप पढ़ोगे कैसे? आप एकदम चिल फील करोगे, स्ट्रेस फ्री रहोगे कि तो फिर आप क्या करोगे? आप पढ़ोगे नहीं, आप ये सोचोगे यार जो भी होगा देखा जाएगा, कुछ बुरा नहीं होगा, मैं सब कर लूँगा, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, और पता चला एग्ज़ाम में आपने कुछ लिखा नहीं तो रिजल्ट भी उसकी वजह से ख़राब हो जाएगा। तो स्ट्रेस क्या है, कभी कभी डरना भी ज़रूरी है, कभी कभी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए, हम सबको होता है। ठीक है, लेकिन वहीं किसी इंसान को जब बहुत हद से पार हो जाता है, स्ट्रेस का लेवल जब हाई हो जाता है तो इंसान अनकंट्रोलेबल होता है, उसका खुद पे काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा डर होने लगता है। ठीक है, वो अपनी बॉडी से कोई काम नहीं करवा पाता है, और उसकी जो डाइजेस्टिव स्ट्रेस की वजह से सबसे पहले हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम यानी खाना पचाने वाली जो तंत्रिकाएँ होती है, छोटी आंत बड़ी आंत, ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से बार बार इंसान का पेट ख़राब होने लगता है, वॉशरूम जाना बार बार। ठीक है, सपोज आप किसी इंटरव्यू में हो, आई थिंक इसके पहले ब्लॉग में हमने इसका एग्जांपल दिया है कि कभी आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो तो कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा पैर हाथ का अपना पैर हिलाने लगते हैं, कुछ लोग नाखून चबाने लगते हैं, है ना। और ये सब बीमारियाँ, स्ट्रेस वाला जो लेवल है डायबिटीज़ वाले लोगों में या हार्ट पेशेंट में या जिसका हाई ब्लड प्रेशर है उन लोगों में और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और स्ट्रेस हम हर नॉर्मल लोगों को होता है, बच्चे में भी होता है ना। तो कभी कभी आप बच्चों को देखोगे स्कूल जाने के टाइम या एग्ज़ाम के टाइम उनका क्या होता है कि बार बार वो वॉशरूम जाते हैं, है ना, बार बार उनको सुसु पॉटी लगती है, वो बोलेंगे कि नहीं मेरा पेट दर्द हो रहा है। तो एक्चुअल में उनके साथ वैसा होता है। कुछ बच्चे तो नाटक भी करते हैं समटाइम्स, बट हर बार बच्चा नाटक नहीं करता है। अगर आपके बच्चों में ऐसे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो आई थिंक आपको एक बार उनकी चेकअप करवा लेनी चाहिए। हो सकता है कि उनमें स्ट्रेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो या बहुत ज़्यादा वो डरे हुए रहते हो। ठीक है, तो ये हमारा चिंता के बारे में हो गया, यानी स्ट्रेस के बारे में हो गया। स्ट्रेस में कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ नशीली चीज़ों का भी सेवन करते हैं, जैसे चाय कॉफ़ी पीने के बाद वो सोचते हैं कि उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाएगा। ठीक है, उनका डर कम हो जाएगा। या कुछ लोग सिगरेट पी करके या कुछ लोग दारू पी करके खुद को कम डाउन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पर ये हो जाता है हमारा शॉर्ट टाइम ट्रीटमेंट। ठीक है, और इन सब चीज़ों की वजह से बॉडी को लगता है कि यार थोड़ा सा भी स्ट्रेस हुआ तो चलो कुछ पी लेते हैं। ठीक है, सिगरेट पी लेते हैं, बियर पी लेते हैं, जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल जो है कम हो जाएगा, हम ठीक हो जाएंगे। और इसके कुछ लक्षण में ये भी होता है कि हमारा माइग्रेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, पेट खराब हो सकता है ना, हाथ पैर कांपना, ठंडा पसीना आना। कुछ लोग दो तरह के पसीने होते हैं, ठंडा और गर्म। जब इस इंसान स्ट्रेस में होता है, डरा हुआ होता है, तो ठंडा पसीना होता है, हमारी हथेली में भी पसीना आने लगता है। ठीक है, हाथ पैर का एकदम ठंडा हो जाना, है ना, तो ये सब सिम्टम्स होने लगते हैं। आंत विकार देखो यहाँ पर दिया भी है, बार बार कष्ट होने लगता है, पेट में दर्द भी होता है। इसमें भी वही सब चीज़ें दी गई हैं, बस हम इजी लैंग्वेज में और थोड़ा जल्दी समझाने की कोशिश की है, क्योंकि वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो गया है। फिर होता है हमारा मनोदैहिक विकार।
तो मनोदैहिक विकार क्या है? अभी हमने जो यूनिट 10 में आई थिंक पढ़ा था, वही, हाँ वही वाली बीमारियाँ इसमें बताई गई है। कैसे प्रत्येक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के मनोवैज्ञानिक कल्याण पर प्रभाव पड़ता है, यानी कुछ शारीरिक बीमारियां हमारे मेंटल हेल्थ पे भी असर करती है और कुछ मानसिक बीमारियां हमारे फिजिकल हेल्थ पे भी असर करती है। जैसे स्ट्रेस हो गया, ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये मानसिक बीमारी का रूप ले लेता है, ठीक है। और इसकी वजह से हमारी फिजिकल बॉडी पे भी अफेक्ट करती है, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं तो पसीने बहुत ज़्यादा आने लगते हैं ना, गला सूखने लगता है, मुंह सूखता है, चेहरा का रेड हो जाना, है ना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, है ना, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। ग्लूकोज लेवल का कम हो जाना, समटाइम्स इंसान जब बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेता है, बहुत स्ट्रेस में हो जाता है तो उसको कुछ मीठा चाहिए होता है, ठीक है। उसकी ग्लूकोज की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा गिरने लगती है, ठीक है। तो कुछ लोग जब इस सिचुएशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा डरे होते हैं, तो उस टाइम उनको नींबू का या संतरे का इस टाइप का जूस, कुछ ठंडी जूस देने से उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होता है। तो मनोदैहिक बीमारियां हमारे शरीर को भी प्रभावित करती है। तो मनोदैहिक बीमारियों में शारीरिक लक्षण कुछ अंतर्निहित मनोवैज्ञानिक मुद्दों का एक परिणाम है। मनोदैहिक बीमारी को एक बीमारी के रूप में समझा जा सकता है जिसमें मन और शरीर दोनों शामिल होते हैं, ठीक है। दोनों का अलग अलग रूप होता है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मनोदैहिक बीमारियों को परिभाषित करता है कोई भी बीमारी को मनोवैज्ञानिक कारणों से प्रकट हो या स्थिर, या तो पूरी तरह या आंशिक व्यक्तियों में कुछ लक्षण हो सकते हैं, जैसे ऊर्जा की कमी, थकान का महसूस होना, सर दर्द, पेट दर्द, है ना, सीने में जलन होना, सीने में दर्द होना, ठीक है। और ये सब गंभीर बीमारियों का भी रूप ले सकती है आगे चलकर, ठीक है। और समटाइम्स ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से भी पेट में दर्द होता है या फिर बॉडी के किसी एक पार्ट में, जैसा हमने दीर्घकालिक दर्द में और तीव्र दर्द में पढ़ा था अभी यूनिट 10 में, ठीक है। ठीक है, फिर आता है हमारा दैहिक लक्षण विकार। नहीं, ये सब तो इम्पोर्टेंट नहीं है आपका। मादक पदार्थ सेवन, मादक पदार्थ यानी सब्सटेंस यूज़, यानी कि हमारी नशीली चीज़ें, सब्सटेंस यानी मादक, जो भी नशे वाली चीज़ें होती हैं, नशीली पदार्थ होती है। नशीली पदार्थ में हमारा हो गया दारू, शराब, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, खैनी, गुटखा, पान, पान भी कुछ लोग बहुत ज़्यादा चिबाते हैं, और हमारा कैफीन युक्त चीज़ें यानी कि कॉफ़ी, चाय, दवाइयाँ, ड्रग्स, हेरोइन हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और हमारी जो दवाइयाँ भी हैं वो भी आती है। तो दवाइयाँ कैसे आती है? आप सोचोगे कि दवाई तो बीमार इंसान को भी ठीक करती है, इंसान की हेल्थ में सुधार लाती है, तो दवाई कैसे हमारी मादक पदार्थ में आई, यानी नशीली चीज़ों में आई? तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, कुछ लोग जो होते हैं, जो थोड़ी सी भी उनको चोट लगती है, थोड़े से भी बीमार पड़ते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे भी होते हैं, कुछ बुजुर्ग लोग में आप देखोगे, या 40-50 की एज में जो लोगों के साथ होता है, तो उनके साथ ऐसा होता है कि थोड़ी सी भी चोट लगेगी, थोड़ी सी भी बीमार होंगे, उनको दवा खाने की आदत है, ठीक है। वो तुरंत दवा खा के खुद को ठीक करना चाहेंगे। और कुछ लोगों में आप देखोगे, कुछ लोग ठंडा तेल, नवरत्न तेल हो गया, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, भले ही वेदर कैसा हो, ठंडी का दिन हो, गर्मी का दिन हो, बरसात का दिन हो, उनके सर में दर्द हो रहा हो या ना हो रहा हो, वो विक्स लगाएंगे। विक्स इन्हेलर कुछ लोगों को सूंघने की आदत होती है, भले उनको कोल्ड ना हो, कफ ना हो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो हमेशा रखते हैं, है ना। तो ये सब क्या होता है, ये सब भी उनके लिए एक नशे का काम करते हो। बहुत ज़्यादा दवा यूज करने से टेम्परेरी, उनको तो लगता है कि अभी जो उनको प्रॉब्लम हो रही है, सर दर्द हो रहा है या जो भी होता है, एटलीस्ट इंसान को कुछ घंटे या कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है, जैसे गलसोद हो गया हमारा, है ना, हेडेक हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें, या फिर आपका कुछ फीवर हो गया, तो टॉन्सिल हो गया, ये सब चीज़ें 2.5 दिन के अंदर बहुत लोगों में ठीक हो जाती है। कुछ इन बीमारियों का कुछ ड्यूरेशन होता है जो 2.5 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। ठीक है, आपका लेवल जो है बहुत ज़्यादा है, फीवर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ठीक है, 2-3 घंटे के अंदर आप मेडिसिन ले सकते हो अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। पर कुछ बर्दाश्त करने की भी क्षमता होनी चाहिए आपकी बॉडी में। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा दवाओं का सेवन करते हैं, तो वो भी उनके लिए एक ड्रग्स का काम करती है, एक नशीली चीज़ों का काम करती है, ठीक है। तो इसी तरीके से शराब वगैरह भी होता है, और ये हमारी बॉडी को कैसे ख़राब करती है। तो आपको पता ही है कि शराब, बीड़ी, सिगरेट, इन सब से हमारे लीवर पे असर करता है, हमारी किडनी ख़राब होती है, फेफड़ों पे असर करता है, श्वास लेने संबंधित बीमारियाँ होती है, यानी कि हमारा अस्थमा का प्रॉब्लम होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, कैंसर हो सकता है ना।
और हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है, और इससे हेडेक वगैरह भी होता है, माइग्रेन, सर दर्द। अगर ये कोई भी चीज़ों को हम नशीली दवाएं नशीली चीज़ें क्यों कहती है, यानी मादक पदार्थ क्या होती है? किसी चीज़ की आदत हो जाना, ठीक है। ये जो आदत होती है ना, बहुत बुरी चीज़ होती है। अगर किसी भी चीज़ की आपको आदत हो गई है और वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, वो आपको नहीं दिख रही है, जैसे ड्रग्स वाले लोगों में होता है कुछ लोग इंजेक्शन के थ्रू ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, कुछ लोग सूंघते हैं, कुछ लोग पता नहीं खाते या क्या करते हैं। तो उन सब चीज़ों में क्या होती है ना कि अगर उनको एक दिन नहीं मिलता है ना, वो डेली बेसिस पे लेते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ लोग हैं, मतलब सिगरेट पी रहे हो आप, डेली बेसिस पे नहीं पी रहे हो, ठीक है, मंथ में एक बार पी रहे हो या साल में एक आध बार पी रहे हो, ठीक है, तो इट्स ओके। इसी तरह चाय कॉफ़ी भी आप दिन में 1 से 2 बार पी रहे हो, ठीक है। कुछ लोग ऐसा होता है ना कि अगर नहीं पी रहे हो किसी दिन तो भी आपका चल जाएगा, लेकिन कुछ लोगों में अगर नहीं मिलता तो उनमें हेडेक होने लगती है, ठीक है, वो लोग सर दर्द होता है, माइग्रेन हो जाता है उनका, फिर मिलने के बाद भी कुछ घंटे तक वो ठीक नहीं हो पाते, रिकवर नहीं हो पाते हैं। कुछ लोगों में चिड़चिड़ापन होने लगता है, ये सब उनके लक्षण है। उनको मादक पदार्थ सेवन, यानी उनको ये चीज़ें ना मिलने की वजह से उनमें ये सब लक्षण आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है, उनको लगता है कि उनकी बॉडी में एनर्जी ही नहीं है, एनर्जी लो, एकदम थका हुआ महसूस करना, गिरा हुआ, इतना गुस्सा करना कभी कभी, है ना, चिढ़ जाना, चिड़चिड़ापन, ठीक है, मारने फाड़ने वाली चीज़ें हरकतें करने लगते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, क्रोधित होना, ये सब चीज़ें शामिल है, ठीक है। तो किसी चीज़ की लत लग जाने की वजह से ये सब बीमारियाँ उत्पन्न होने लगती है। तो ये यूनिट भी हमारा कवर हो गया है। ये आपका क्वेश्चन है, डिप्रेशन क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, इससे रिलेटेड बीमारियां क्या क्या होती हैं, मनोदैहिक बीमारियां और मादक पदार्थ सेवन विकारों की व्याख्या कीजिए। तो इसके क्या क्या विकार होते हैं, ये कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर वगैरह भी होता है, टीबी होता है ज़्यादा बीड़ी सिगरेट पीने, धुएँ वाली चीज़ें पीने से, ठीक है। तो ये सारा आप लिख सकते हो। फिर आता है हमारा यूनिट 12, रोकथाम, प्रबंधन एवं हस्तक्षेप। रोकथाम, किसी बीमारी पे हम किस तरह से रोकथाम कर सकते हैं, किस तरह से खुद को बचा सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को बचा सकते हैं। मानव सामर्थ्य एवं गुणों को विकसित करना, ठीक है, अपने अंदर कुछ पॉजिटिव चीज़ों को विकसित करना, कुछ नेगेटिव आदतों को छोड़ना, है ना, कुछ बिहेवियर में चेंज करना, अपनी सोच को बदलना, नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में बदलना, ठीक है। आशा और आशावाद, होप रहना, एक उम्मीद रखना खुद के अंदर कि हाँ कल हमारा बेटर होगा, हम ठीक हो जाएंगे, हम स्वस्थ हो जाएंगे, हम हेल्दी है, इन सब चीज़ों की सोच विचार करना। फिर कार्य जीवन संतुलन, व्यायाम करना, पोषण, योग और ध्यान, है ना, मेडिटेशन वगैरह। फिर आता है मानव सामर्थ्य एवं गुणों को विकसित करना। मनोविज्ञान ने हमेशा से ही मानसिक बीमारियों और मानव जीवन में आने वाली समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि सकारात्मक मनोविज्ञान के आगमन के साथ मानव शक्तियों एवं गुणों पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया गया है, ठीक है, और गुणों को विकसित करके जीवन को बेहतर करने का प्रयास करते हैं। हम अपने अंदर कुछ चीज़ों की हेर फेर यानी कि बदलाव करके अपने जीवन को सही तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम, प्रज्ञान, सृजनात्मक, जिज्ञासा, किसी चीज़ को जानने की उत्साह, है ना, साहस, हिम्मत ला सकते हैं, ईमानदारी, उत्तेजकता, है ना, एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि हम नई चीज़ें सीखेंगे, हमारी ये जो बुरी आदतें हैं ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं और अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, है ना, कि अगर कोई आदत आप बदलने की कोशिश कर रहे हो तो उसके प्रति ईमानदार रहो, झूठ ना बोलो। अगर आपने यूज़ किया है, अगर नशीली चीज़ों का सेवन किया है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ों का, या फिर जो आपने पॉजिटिव चीज़ें सोची थी एक दिन आपने एब्सेंट कर दिया, एक दिन उन आदतों के बारे में नहीं सोचा, आपने पुरानी आदतों पे आ गए, तो उसके लिए ईमानदार रहें, ठीक है। या आपने नया कुछ प्लान बनाया, नया शेड्यूल बनाया है, तो उस पर आप बरकरार रहें, ईमानदार रहें कि आप ऐसे ही करेंगे। आशा और आशावाद, इस पर भी टिप्पणी लिखने भी आ सकता है कि आशा क्या है, आशावाद क्या है, इसको संक्षिप्त में समझाए या इस पर टिप्पणी लिखें। तो मानव अस्तित्व, विकास और प्रगति की कुंजी आशा एवं आशावाद की गुणवत्ता और शक्ति है। अगर आपके अंदर कोई आशा नहीं रहेगा, कोई उम्मीद नहीं रहेगा, तो हम लोग क्यों हैं दुनिया में? एक होप है ना। अगर आप हमेशा फेल हो रहे हो, आप कंटिन्यू हर एग्ज़ाम में फेल होते हो, हर इंटरव्यू में आप फेल होते हैं और अभी तक जॉब नहीं मिला है, फिर भी आपके अंदर एक उम्मीद है कि नहीं यार इस बार तो पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो होप रहता है ना, इंसान को मोटिवेट करने का काम करता है, अपनी नई एक्टिविटी में उसको बनाए रखने में उसको मोटिवेशन देता है, ठीक है।
और जिसमें आशा नहीं होती है, जो आशावाद व्यक्ति नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, जल्दी गिव अप कर देते हैं, जल्दी हार मान जाते हैं। उनकी लाइफ में भले ही वो कितने अच्छे हो, लेकिन जब उनके अंदर होप नहीं रहता है, आशा नहीं रहती है, उम्मीद की एक किरण नहीं रहती है, तो वो धीरे धीरे डीमोटिवेट होने लगती है, और वो अगर भले ही वो टॉपर रहे हो, लेकिन फिर भी वो लाइफ के गेम में वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद, होप हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर इंसान में ज़रूरी है। हर चीज़ के लिए आप में एक होप होनी चाहिए, पॉजिटिव होप होना चाहिए कि हमारा कल बेहतर होगा। ठीक है, आशावाद के दृष्टिकोण, स्वीकृति आशावाद, खुद को स्वीकारना, आप अभी जैसे हो वैसे खुद को एक्सेप्ट करना कि हाँ मेरे अंदर ये बुराइयां हैं, ये बुरी आदतें हैं, ये अच्छी आदतें हैं, इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इसमें सुधार लाना। फिर आशावादी व्याख्याता शैली, इसके लिए कुछ रणनीतियाँ बनाना, कुछ प्लानिंग करना, और उन प्लानिंग पे फिर एक्शन लेना कि हाँ आप इस पे एक्शन लोगे, ये काम करोगे आपने जो प्लानिंग बनाया है। ठीक है, और फिर उसका रिजल्ट जो आएगा उसके प्रति भी ईमानदार रहना, उसको एक्सेप्ट करना। अगर आपने मेहनत की होगी तो अच्छा रिजल्ट आएगा, आपने उस प्लानिंग के अनुसार काम नहीं किया होगा तो फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आ सकता है। तो इस चीज़ के प्रति भी आपको ईमानदार रहना होगा और एक्सेप्टेबल रहना होगा, यानी जो भी रिजल्ट आएगा उसको एक्सेप्ट करना होगा। आशावाद सिद्धांत, आशावाद ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपको। लाभकारी रोजगार, ये देख लेते हैं, ये आएगा तो नहीं बट देख लेते हैं। लाभकारी रोजगार, किसी का कार्य या रोजगार किसी के जीवन की महत्वपूर्ण, किसी की लाइफ में महत्वपूर्ण जगह रखता है, स्थान रखता है। कार्य व्यक्तिगत संबंधों के बाद जीवन की गुणवत्ता को बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक है। यह किसी के जीवन के हर दूसरे पहलू को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। लाभकारी रोजगार, अर्थपूर्ण रोजगार, इस शब्द का मतलब होता है कि स्वस्थ जीवन का निर्माण करने में किसी के काम को, काम की भूमिका को प्रस्तुत करने के लिए स्नाइजर, लोपेज और पेड्रोटी द्वारा गढ़ा गया था। ये उनके सिद्धांत कारण थे। इनके अनुसार लाभकारी रोजगार में निम्नलिखित 9 अवस्थाएं होनी चाहिए और सीमाएं होनी चाहिए। ठीक है, पहला हमारा है कार्य से मिलने वाली खुशी एवं संतुष्टि। आप जो काम कर रहे हो, लाभकारी कार्य, यानी कि आप जो काम कर रहे हो वो काम आपके जीवन को प्रभावित करता है। ठीक है, मेंटल और फिजिकल हेल्थ और सामाजिक संबंधों पे भी। ठीक है, अगर आप अपने काम से संतुष्ट हो, अपने ज्ञान से संतुष्ट हो, आप जो जॉब कर रहे हो उससे आपकी संतुष्टि है, तो उसमें क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, एनर्जी फील करोगे, पॉजिटिव फील करोगे, आशा होगा, होप होगा, उम्मीद होगा। वहीं अगर हम अपने काम से खुश नहीं होते, अपने रोज़गार से खुश नहीं होते, तो क्या होता है, हम बहुत निराश होते हैं, दुखी होते हैं। भले हमारी हाई बहुत ज़्यादा पैसे वाली काम मिल रहा है, जॉब मिल रहा है, सैलरी अच्छी है, लेकिन हम उस काम से खुश नहीं हैं। ठीक है, आपकी मन के अकॉर्डिंग आपको काम नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम क्या होगा कि हम बहुत ज़्यादा निराश हो जाएंगे। ठीक है, तो लाभकारी रोजगार में आपका पहला आता है कार्य से मिलने वाली खुशी एवं संतुष्टि। इंसान संतुष्ट होना चाहिए अपने काम को लेकर, काम से। काम से संतुष्ट होना चाहिए। दूसरा आता है सकारात्मक व्यस्तता। खुद को सकारात्मक रखना है, अच्छी सोच रखनी है कि हाँ कल हम और बेहतर करेंगे, या मेरी अपनी मुझसे खुश है, या मैं इस काम से संतुष्ट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ठीक है, या मेरे काम की करने के तरीके से मेरे बॉस भी खुश हैं, मेरे आसपास के लोग भी खुश हैं, मेरे क्लाइंट भी खुश हैं, मेरे घर परिवार भी खुश है। इन सब सोच को विकसित करना। दूसरा आता है परिवार एवं स्वयं के लिए आय। काम का एक मुख्य पहलू वह आय है जो किसी के जीवन में आवश्यकताओं और आवश्यकताओं को पूरा करने में हेल्प करता है। आय यानी कि आपका वेतन, पैसा, है ना। तो हम कोई काम क्यों करते हैं, पैसे के लिए करते हैं, क्योंकि अब देखो हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदा जाता। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है किसी भी रिलेशन को चलाने के लिए, लेकिन पैसा ही लगता है। भूखे तो रह नहीं सकते हो, बिना कपड़ों के तो रह नहीं सकते हो, है ना, बिना छत के तो रह नहीं सकते हो। तो हर चीज़ के लिए, किसी भी रिलेशन बनाने में पैसा नहीं लगता, लेकिन रिलेशन को चलाने के लिए पैसा लगता है। ठीक है, तो पैसा आपका इतना होना चाहिए, आपकी इनकम आय इतनी होनी चाहिए जिससे आप अपने घर परिवार को मैनेज कर सको और उनकी ज़रूरत की चीज़ें, अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सको। रहता है काम में विविधता। काम में किसी की विविधता के बिना जीवन नीरस है। यह हमारे काम के संबंध में भी सही है। हम
सुस्त हो जाते हैं यदि हमारा काम दोहराया जाता है और बिना किसी चुनौती या यानी कि हमारा काम बार बार हम एक ही काम को कर रहे हैं, कोई नई एक्टिविटी नहीं कर रहे, कोई नई चीज़ें नहीं कर रहे हैं, एडवेंचर नहीं है हमारे काम में, तो उसमें भी क्या हो जाता है कि हम दुखी हो जाते हैं, हम नकारात्मक सोचने लगते हैं और हम उस चीज़ से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा अच्छा प्रदर्शन और लक्ष्य को पूरा करना। जो भी काम कर रहे हो उसमें बहुत अच्छा अपना बेस्ट देना, अपना 100% देना और आपके टारगेट होने चाहिए, कुछ आपका गोल होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि आप 5 साल बाद अपनी जॉब में कैसा होगे, आप 2 साल बाद कैसा होगे, आप जिस पोजीशन पे अभी हो क्या आप उसी पोजीशन पे रहना चाहोगे, आप अपना प्रमोशन नहीं चाहोगे, आप अपनी सैलरी बढ़वाना नहीं चाहोगे, अपना नाम कमाना नहीं चाहोगे, है ना, आप अपने जॉब से खुश होगे, ज़्यादा पैसे होंगे तो आप क्या करोगे, आप नया घर लेना नहीं चाहोगे। तो इन सबको एक टारगेट बनाना और उस पर अच्छा प्रदर्शन करना। सुरक्षित कार्य वातावरण कि आप जो काम कर रहे हो उसमें सेफ्टी भी होनी चाहिए, ये नहीं कि आप 1 महीना कर रहे हो फिर अगले महीने आपको दूसरा काम करना है, मतलब कोई ठिकाना नहीं है, मतलब जो भी जॉब मिला कर लेना है या फिर टेम्प्रेरी कर रहे हो फिर अगले महीने चेंज करना, बार बार काम चेंज करना, ये भी हमारे हेल्थ पे गलत प्रभाव डालती है, हमें स्ट्रेस में लेकर जाती है। ठीक है, और उसमें एक सेफ्टी होनी चाहिए कि चलो ठीक है आपको वेतन मिलेगा एटलीस्ट, है ना, अगले महीने मिलेगा, चलो 1 महीने का लेट हुआ दूसरे महीने मिलेगा, या आप कभी एडवांस भी ले सकते हो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो ये सब चीज़ें भी, जो भी चीज़ें आपकी हेल्पफुल, आप एक काम से क्या, जॉब से क्या उम्मीद रखते हो, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख लेना है बस। कार्य जीवन संतुलन 21वीं सदी के बाद, अच्छा ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी, कार्य जीवन संतुलन तो हमारा जो काम है वो हमारे जीवन में संतुलन बनाता कैसे है, अगर नहीं बना रहा है तो हम उसकी वजह से भी हम बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों का काम करने का तरीका अलग है, वो अपने जीवन में संतुलन बना नहीं रख पाते, जैसे हमारे पहलों के जो लोग थे, दादाजी दादी लोग, है ना, तो इन नानी नाना में इन लोगों में क्या था, उस सिचुएशन में उन लोग बहुत ज़्यादा संतुलन बैलेंस बनाकर चलते थे लाइफ को, है ना, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, टाइम पे सारा काम करना, फैमिली टाइम भी वो लोग निकाल लेते थे। ठीक है, दोस्तों के साथ भी गपशप कर लेते, हेल्थ का भी ख्याल रखते थे। लेकिन आज की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में हम वैसा, और ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, मशीनें हमारी चारों तरफ है, जिसकी वजह से हम खुद को उन्हीं चीज़ों में, इंटरनेट वगैरह, तो हम बाहर कहीं जा नहीं सकते, हमारे बच्चे भी बाहर खेलने कूदने नहीं जा सकते, स्क्रीन से जो है, स्क्रीन से वो हमेशा चिपके रहते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी आप लिख सकते हो कि कार्य जीवन संतुलन, अपनी लाइफ में एक बैलेंस, एक संतुलन बनाने से इंसान हेल्दी रह सकता है। फिर आता है व्यायाम और पोषण। तो अच्छा खाना, अच्छा जैसा अन्न वैसा मन, अच्छा आहार मिलेगा तो अच्छा व्यवहार कर सकोगे। ठीक है, और योगा का, मेडिटेशन का हमारे लाइफ में क्या रोल होता है उसके बारे में भी लिख सकते हो कि इनसे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। ठीक है, मेंटल हेल्थ भी और फिजिकल हेल्थ भी आपको बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, और योगा, मेडिटेशन वगैरह और सही खाना खाने से हम एनर्जी फील करते हैं और बहुत सारी बीमारियों को अच्छा खाना खा करके, पौष्टिक खाना खा करके हम उसको रोक सकते हैं। जैसे मधुमेह हो गया, डायबिटीज़ हो गया, अगर आपके खाने में शुगर की लेवल कम होगी, है ना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद कर देना, उसकी लेवल कम होगी। आलू और चावल इन सब चीज़ों में बहुत मीठी होती है, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना, ब्राउन राइस खाना, ब्राउन शुगर खाना, है ना, या शुगर फ्री चीज़ें खाना, इन सब चीज़ों से हम उसको रोक सकते हैं। कैंसर हो गया, आप कैंसर में हरी चीज़ें, पालक वगैरह का जूस, गाजर का जूस, इन सब चीज़ों को खाने पीने से इसको भी रोका जा सकता है। मोटापा हो गया, रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, है ना, डिप्रेशन हो गया, इन सब चीज़ों को भी हम मेडिटेशन वगैरह करके खुद को शांत कर सकते हैं, एकाग्र कर सकते हैं मन को, जिससे हमारा मन स्थिर हो सकता है। फिर हमारे जो भी विचार निरंतर चलते हुए कंटिन्यूअस नेगेटिव थॉट्स जो हमारे माइंड में चल रहे हैं उसको भी शांत करेंगे और हम खुद को और बेहतर तरीके से जान पाएंगे। फिर आता है योग और ध्यान, मेडिटेशन, योगा, किसी एक मंत्र को आप पढ़ सकते हो बार बार, मान लो शिव हो गया, ओम हो गया, है ना, या फिर गायत्री मंत्र हो गया, आपके किसी धर्म से रिलेटेड मंत्र हो गया। तो इन सब चीज़ों में क्या होगा, हम योगा के थ्रू और ध्यान करने के थ्रू हम अपने आप में एक संतुष्टि ला सकते हैं, आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं हमारी योगा मेडिटेशन की वजह से भी हम बड़ी बड़ी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। दैट्स इट। तो हमारा ये चैप्टर भी आई थिंक कंप्लीट हो गया है 12, और कोई पॉइंट नहीं बचा है ना। हाँ, तो चलो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए, होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, थैंक यू।